प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 168 नीच रिश्तेदार। बेशर्म। रोशनी याज्ञिक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अभी भी शर्मा रही हो? चश्मे वाले आदमी ने जैसे ही ये कहा, एक मुक्का उसके चेहरे की तरफ उड़ता चला गया। धाड़! जोरदार आवाज गूंजी। चश्मे वाला आदमी उड़कर दूर जा गिरा। उसका चश्मा टूटकर बिखर गया, चेहरे से खून बहने लगा। तूने मुझे मारा, हरामी! चश्मे वाले ने विक्रम की तरफ घूर कर देखा। नीच गुंडे, एक मुक्का तो कम है तेरे लिए, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। अगर जान प्यारी है तो अपने आदमियों को लेकर यहाँ से निकल जा। इस घर को कोई छू नहीं सकता। दोबारा यहाँ मत दिखाई देना, रणवीर रायचंद ने ठंडे लहजे में कहा। तो मैंने करोड़ों रुपए व्यर्थ गंवाए, मुझे मारा और भगा रहा है। क्या तुम सब मौत को दावत दे रहे हो? चश्मे वाला गुस्से से पागल हो रहा था। इन पर टूट पड़ो, इन अंधों को सबक सिखाओ। उसके हुंकारते ही 3 तगड़े आदमी रणवीर के ग्रुप पर झपट पड़े। अपनी औकात से बाहर, इनको अपन कर दो, रणवीर ने हुक्म दिया। अच्छा। विक्रम और करण ने एक साथ वार किया। धाड़ धाड़ धाड़! तीनों गुंडे तुरंत दरवाजे के बाहर उछल कर गिरे। उनकी बाहें टूटकर मुड़ गईं, दर्द से चीखते हुए। अरे भगवान! चश्मे वाला दंग रह गया। उसके तीनों आदमी पल भर में अपंग हो गए। ये दोनों योद्धा तो भयानक हैं। गड़गड़ाहट! विक्रम आगे बढ़ा और पल भर में चश्मे वाले के ऊपर खड़ा हो गया। जल्दबाजी मत करो, ठाकुर साहब और मैं बहुत करीबी हैं। चटाक! आह! उसकी धमकी बेकार गई। विक्रम ने उसे वहीं अपंग कर दिया। याद है ना मैंने अभी क्या कहा था? ये घर याज्ञिक परिवार का है, कोई छू नहीं सकता। दोबारा सोचना भी मत, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा, रणवीर ने ठंडे स्वर में चेतावनी दी। चश्मे वाला कांप उठा। सिर्फ शब्द नहीं, वो औरा थी, जैसे नरक से आया कोई राक्षस। ये घर यशवंत ठाकुर ने मुझे बेचा था। मुझे खिलाफ जाना मतलब ठाकुर साहब को खिलाफ जाना, उसने सावधानी से कहा। उम्मीद थी कि नाम से डर जाएंगे। रणवीर के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। तो बाद में यशवंत ठाकुर को फोन करके पूछ लेना कि उनकी बात अब भी मान्य है या नहीं, कहकर रणवीर ने रोशनी को दरवाजा बंद करने को कहा और सब कार में सवार होकर चल पड़े। हमारे जाने के बाद वो लोग, कार में रोशनी चिंता से बोली, 100 जन्मों में भी हिम्मत नहीं करेंगे, रणवीर ने पूरे यकीन से कहा। रोशनी को पता नहीं था कि वो असल में कौन है, रणवीर रायचंद का नाम क्या मायने रखता है। जैसे ही रणवीर की कार गायब हुई, चश्मे वाले ने फोन निकाला यशवंत ठाकुर को कॉल करने को। कोशिश करते ही याद आया कि दोनों बाहें टूटी हैं। दर्द से चेहरा विकृत हो गया। एक राहगीर से गिड़गिड़ा कर मदद मांगी, तब जाकर कॉल लगी। ठाकुर साहब, आज मैं याज्ञिक घर देखने लोगों को लेकर गया था। वहां याज्ञिक की लड़की मिली। न सिर्फ उसने घर खाली करने से इनकार किया, बल्कि उसके आदमियों ने मुझे पीट दिया। मेरी दोनों बाहें बर्बाद हो गईं। वे कैसे दिखते थे? यशवंत ठाकुर ने जल्दी से पूछा। 3 आदमी, सबसे छोटा वाला तो। पूरी बात कहने से पहले यशवंत ठाकुर ने बीच में टोका। खुशकिस्मत समझो कि अभी जिंदा हो, यहाँ से जितना दूर भाग सको भाग जाओ। दोबारा उन लोगों को छेड़ना मत। लेकिन ठाकुर साहब, वे हैं कौन? चश्मे वाला हक्का बक्का रह गया। यशवंत ठाकुर मधुपुर के सबसे बड़े परिवार के मुखिया, ठाकुर ग्रुप के संस्थापक, उदयगिरी में राजा जैसे इंसान। सिर्फ एक हल्के वर्णन से इतना डर गए, अविश्वसनीय। पूछो मत कौन है, बस भागो जितना दूर भाग सकते हो। मैं अभी खुद को भी बचा नहीं पा रहा। जब तक ये संकट टल नहीं जाता, मुझे फोन मत करना। अगर जिंदा रहा तो खुद कॉल करूंगा। फोन पटक दिया। डायल टोन सुनता चश्मे वाला मुंह बाए रह गया। ठंडी सांसें बाहर निकल रही थीं।
क्या ये वही पुराने ताकतवर ठाकुर साहब थे? डर से आत्मा कांप रही थी। आखिर वो लोग हैं कौन? सोचने की भी हिम्मत नहीं हुई। टैक्सी बुलाकर उदयगिरी से भाग निकला। अस्पताल में रुकने की भी हिम्मत नहीं पड़ी। रणवीर रहने की जगह ढूंढ रहा था। रोशनी को पास ही एक अच्छा होटल पता था। जिन रिश्तेदारों के पास वो ठहरी थी वो होटल के करीब ही रहते थे, इसलिए सब साथ ही गए। शहर में 1 घंटे बाद पहले उसके रिश्तेदारों का घर आया। कंपाउंड बड़ा था, हरी भरी बागवानी। कार एक रो हाउस विला के सामने रुकी। याज्ञिक परिवार के रिश्तेदार होने के नाते अमीर थे। सिर्फ रो हाउस ही सही, इस लोकेशन में कीमत कम से कम 60 लाख तो होगी। बाद में मिलते हैं। रोशनी ने हाथ हिलाया। वो रणवीर को डिनर कराना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया। अंदर चली जा, हम होटल जा रहे हैं, रणवीर ने कहा और कार आगे बढ़ने लगी। लेकिन कुछ दर्जन मीटर बाद उसने रियर व्यू मिरर में देखा और हुक्म दिया, ड्राइवर गाड़ी मोड़ो। क्यों? विक्रम और करण हैरान हुए। पल भर बाद कार फिर रोशनी के रिश्तेदारों के गेट के बाहर रुक गई। एक के बाद एक सामान घर से बाहर फेंका जा रहा था। रोशनी गेट पर खड़ी होकर उन्हें समेट रही थी। रणवीर तुरंत बाहर निकला। ये क्या हो रहा है? रोशनी के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। वो कुछ कहती इससे पहले विला से एक मध्यम आयु की औरत एक और सूटकेस लेकर निकली। सीढ़ियों पर खड़ी होकर उसने उसे ऐसे फेंका जैसे रोशनी को चोट लगी हो। पास आने से भी इनकार। सूटकेस फट गया। कॉस्मेटिक्स चारों तरफ बिखर गए। उनमें एक परिवार की फोटो थी, रोशनी अपने माता पिता के साथ, उसकी सबसे कीमती चीज। चाची, क्या आपने हद पार नहीं कर दी? रोशनी गुस्से से बोली। हद पार की? रोशनी, तेरा ज़मीर मर गया है। तेरे माता पिता के गुजरने के बाद जब तू याज्ञिक परिवार में अकेली थी, तेरे चाचा और मैंने कितने दबाव में तुझे अपनाया, लेकिन उस बहाने से तुमने मेरे माता पिता की निवेश वाली कंपनी के शेयर्स भी छीन लिए। चाची का चेहरा काला पड़ गया। मैं शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे अपनाया, लेकिन सिर्फ फायदा उठाने के लिए। इन सालों में तुमने मुझे मारा, डांटा, सारे घर के काम करवाए। अच्छा हुआ मैं कॉलेज में पहुंच गई। इस बार मैं अपने माता पिता के लिए इंसाफ लेने और अपना सामान लेने आई थी। अच्छे से अलविदा कहने का इरादा था, लेकिन तुम ऐसा कर रही हो, रोशनी ने कहा, पूरी तरह निराश होकर। औरत गुस्से से आग हो गई। अगर अपने माता पिता के लिए इंसाफ चाहिए तो हमें क्यों घसीट रही है? मैंने सुना है तू ठाकुर ग्रुप में गुंडों के साथ जाकर हंगामा करने गई थी और उनके गार्ड्स को पीटा। क्या तुझे नहीं पता कि उनका मालिक यशवंत ठाकुर है? अपना कबाड़ा ले और यहाँ से निकल जा, वरना वो आएंगे तो हमें भी फंसाएगी। तो यही डर है तुम्हें? रोशनी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। तुम जानती हो कि यशवंत ठाकुर ने याज्ञिक परिवार को बर्बाद किया, फिर भी जब मैं ठाकुरों से हिसाब मांगती हूँ तो तुम इसे हंगामा कहती हो। अध्याय 169, सहन नहीं होता। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं फंसाऊंगी, अभी निकलती हूँ, रोशनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, अपना सामान समेटने लगी। चूंकि रिश्तेदार हो, क्या ये सब करना थोड़ा ज्यादा क्रूर नहीं है? रणवीर ने गुस्से से कहा, आंखों में क्रोध की चिंगारी। पहले रोशनी ने सिर्फ रिश्तेदारों के पास रहने की बात कही थी, लेकिन इतनी छिपी हुई बातें होंगी ये उम्मीद नहीं थी। पराए छत के नीचे रहकर इतना अन्याय सहना कोई आश्चर्य नहीं कि अतीत और माता पिता के साथ खुशहाल दिनों की बात करते वक्त वो इतनी उदास हो जाती थी। मैं क्रूर कैसे हूँ? रोशनी की चाची ने कमर पर हाथ रखकर तीखे स्वर में पूछा। रिश्तेदार होकर रोशनी के लिए इंसाफ तो दूर, तुम उसका सारा सामान बाहर फेंक रही हो और जल्दी निकलने को कह रही हो। क्या इंसान ऐसा करते हैं? रणवीर ने सख्ती से कहा, नजर बेहद ठंडी। तुम्हें क्या मतलब? तू कौन होता है मुझे समझाने वाला? चाची ने गालियां देते हुए कहा, थूक उड़ाते हुए। मौत को बुला रहा है। विक्रम गुस्से से बोला, इस औरत की हिम्मत जो रुद्रधाम के स्वामी से ऐसे बात कर रही है। चाची इतना डर गई कि पीछे हट गई, फिर लंबा ओह खींचा, अब समझी। तू वही है ना जो गुंडे लेकर ठाकुर ग्रुप में हंगामा करने गया था? अरे वाह, यशवंत ठाकुर को छेड़ने की हिम्मत की, खुद तो मरने वाले हो, फिर भी मुझे समझा रहे हो। निकल जा यहाँ से। धाड़। रणवीर से ठंडी हत्या की आभा फूट पड़ी। ऐसा इंसान होना सचमुच घिनौना था। रोशनी ने रणवीर को खींचा, आह भरते हुए, छोड़ो ना। रोशनी की आंखों में विनती देखकर रणवीर समझ गया कि वो रिश्ते के लिए बड़ा हंगामा नहीं चाहती, इसलिए गुस्सा दबाकर चुप रहा। चाची ने ये देखकर मुस्कुराते हुए धीरे से बड़बड़ाया, बस कुछ गुंडे हैं, क्या दिखावा है? क्या बड़बड़ा रही है? विक्रम ने बर्दाश्त न करके दहाड़ लगाए। चाची पूरे बदन से कांप गई, फिर चुप हो गई। ऐसे लोगों से मत उलझो, आओ सामान समेटने में मदद करो, रणवीर ने कहा। फिर वो, विक्रम और करण ने रोशनी की बिखरी चीजें समेटने में मदद की। सब समेटने के बाद अचानक रोशनी घबरा गई। क्या हुआ? रणवीर ने पूछा। कंगन गायब है। कंगन? वो जैद का कंगन जो मम्मी पापा ने छोड़ा था, मैंने एक छोटे पासवर्ड बॉक्स में छिपाया था, अब बॉक्स भी गायब है, रोशनी चिंता से बोली। उसकी नजर चाची पर गई। अरे मुझे ऐसे मत देख, मुझे कोई पासवर्ड बॉक्स नहीं पता, ना ही कोई जैद कंगन।
लेकिन मेरा बॉक्स बड़े सूटकेस में था। जब तुमने मेरा सामान निकाला तो वो बॉक्स नहीं दिखा। रोशनी ने जल्दी से पूछा। कभी देखा ही नहीं। मरे हुए लोगों की चीज कौन लेगा? चाची ने ठंडे स्वर में कहा। मम्मी, इस कंगन में खून जैसे धागे हैं। अचानक 7-8 साल का लड़का दौड़ता हुआ बाहर आया, अपनी बांह हिलाते हुए। उसकी बांह पर सचमुच एक जैड कंगन था। रोशनी ने एक नज़र में पहचान लिया उत्साह से, वो मेरा कंगन है। चाची का चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से लड़के को घर के अंदर धकेला। जा जा जा, मम्मी व्यस्त है। रुको, चिंटू की बांह पर जो कंगन है वो मेरा है। रोशनी ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा। चाची ने उसे धक्का दे दिया। पागल हो गई है। ये मैंने चिंटू के लिए खरीदा है, तेरा क्या मतलब? ये नहीं। नहीं क्या? जल्दी अपना सामान समेट और यहाँ से निकल। चाची ने रोशनी को बीच में टोककर सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। रोशनी का पैर मुड़ गया। वो गिरते गिरते बची। रणवीर ने तुरंत रोशनी को सहारा दिया, उसे पीछे किया और अकेले चाची का सामना किया। अब वो बर्दाश्त नहीं कर सका और सीधे हाथ उठाया। थप्पड़, जोरदार तमाचा पड़ा। चाची उड़कर दूर जा गिरी। रोशनी ने रिश्ते के लिए मना किया था, लेकिन इस औरत को शर्म हया का पता ही नहीं। रोशनी के माता पिता की निशानी कंगन तक कब्जा लिया और पकड़े जाने पर भी नहीं लौटा रही। बेशर्मी की हद, तूने मुझे मारा। रोशनी की चाची चीखी, बाल बिखरे, जंगली भूत जैसी। कंगन लौटाओ वरना जान से मार दूंगा, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। डरावनी हत्या की आभा फूट पड़ी। चाची कांपने लगी। तूने मेरी बीवी को मारा। अचानक एक आदमी बाहर निकला। रोशनी का चाचा था। थप्पड़, रणवीर ने फैसला किया, सीधे उसे भी उड़ाकर गिरा दिया। रोशनी के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा था, लेकिन तुम सचमुच मौत मांग रहे हो। आखिरी बार पूछता हूँ, जैद कंगन लौटाओगे या नहीं? रणवीर की आवाज बर्फ जैसी थी। गेट के सामने राक्षस देवता जैसा खड़ा। अदृश्य हत्या की आभा गरजी। सचमुच डरावनी आंधी चली। रोशनी के चाचा चाची ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। उनके चेहरे भय से सफेद पड़ गए। रोशनी, हमने तुझे इतने साल पाला और तू गुंडे लेकर हमें सताने आए। तेरा ज़मीर बचा है क्या? चाची रणवीर से बात करने की हिम्मत नहीं कर रही थी, इसलिए रोशनी पर इल्जाम लगाने लगी। अभी भी गलती नहीं मान रही। रणवीर ने अचानक कदम बढ़ाया। धाड़, सीढ़ियां तुरंत चूर चूर हो गईं, टाइलें उड़ गईं। एक कदम में उसके सामने पहुंच गया। थप्पड़, एक और तमाचा। चाची फिर उड़ गई। इस बार जोर कई गुना ज्यादा। दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा। दर्द से जमीन पर पड़ी रही, उठ नहीं पाए। स्विश, रणवीर की नजर चाचा पर गई। नहीं, मुझे मत मारो। चाचा डर से पैंट गीली कर बैठा। सीढ़ियां चूर कर दी। ये कोई साधारण गुंडा नहीं, स्पष्ट युद्ध कला का मास्टर था। चिंटू, जल्दी कंगन दे दे। लड़का भी दंग था। आज्ञाकारी होकर कंगन निकाल दिया। रणवीर ने कंगन छीना और ठंडे स्वर में कहा, रोशनी के लिए तुम्हें नहीं मार रहा, खुद संभल जाना। फिर कंगन रोशनी को दिया, उसका सामान कार में रखवाया और ठंडे मन से चल पड़े। बीवी, तू ठीक है? चाचा ने डर से उबरते हुए पूछा। मेरे दांत टूट गए और तूने मदद भी नहीं की। इंसान है क्या? चाची ने उसे बुरी तरह डांटा। तो क्या करता? पुलिस को कॉल करूं? पुलिस को अपने सर पर। उन्होंने ठाकुर परिवार को छेड़ा है। यशवंत ठाकुर जरूर उन्हें मार डालेंगे। बस इंतजार करो। ... कार में रोशनी उदास थी। माफ करना, फिर तुम्हें परेशान किया और ऐसा तमाशा दिखाया। क्या बात कर रही है? मेरे दादाजी और तेरे दादाजी दोस्त थे। मैं तुझे अपनी बहन जैसी मानता हूँ। तेरी बात मेरी बात है, रणवीर ने उदारता से कहा। ये सुनकर रोशनी की नाक चुभली। आंसू रोक नहीं पाए, बह निकले। याज्ञिक परिवार बर्बाद होने के बाद 8 सालों में पहली बार कोई इतना ख्याल रख रहा था। बेवकूफ लड़की, रो मत, रणवीर ने टिश्यू दिया। रोशनी ने आंसू पोंछे, फिर भी सिसक रही थी। शांत होने के बाद रणवीर ने पूछा, अब तेरी क्या योजना है? अभी कोई जगह ढूंढ कर रहूंगी, कुछ दिनों में स्कूल जाऊंगी, रोशनी ने कहा। तो अभी हमारे साथ ही उसी होटल में रह, रणवीर ने फैसला किया। फिर रोशनी जिस होटल की बात कर रही थी, वहीं चेक इन किया। बहुत लग्जरी नहीं था, लेकिन रोशनी ने कहा था माहौल बहुत अच्छा था, सर्विस भी बेहद ध्यानपूर्ण। सब सेटल होने तक शाम हो चुकी थी। होटल के बुफे रेस्तरां में डिनर किया। शाम को रणवीर ने विक्रम को बुलाया। ठाकुर परिवार की तरफ से क्या खबर? अध्याय 170। रक्तचंद्र ने चाल चली। रिपोर्ट, सदन स्वामी, अभी तक कोई हलचल नहीं। वो मेरे हुक्म मानने में जल्दबाजी नहीं कर रहा। क्या वो उम्मीद करता है कि रक्तचंद्र पहले मुझे मार डालेगा? रणवीर की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। अगर यशवंत ठाकुर ऐसा सोचता है तो उसने मौत का रास्ता चुना है, विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा। यशवंत ठाकुर जो भी करे, मौत से नहीं बच सकता। जिस पल उसने रक्तचंद्र के लिए मेरे खिलाफ काम करने को हाँ कहा, उसकी किस्मत तय हो गई। उसे ये मौका देना सिर्फ बड़ी मछली फंसाने की चारा है। रणवीर की आवाज गहरी थी। बड़ी मछली? विक्रम की आंखों में आश्चर्य चमका। रणवीर ने और नहीं बताया, सब सिर्फ अनुमान था। उस बड़ी मछली को फंसाने में यकीन नहीं था।
विक्रम ने और पूछने की हिम्मत नहीं की। सदन स्वामी, क्या रक्तचंद्र छिपकर हमला करेगा? अगर रक्तचंद्र को यकीन होता कि मुझे मार सकता है तो चालबाजी नहीं करता। तो जब तक रक्तचंद्र का स्वामी पागल नहीं हुआ, जरूर नहीं आएगा, रणवीर ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। विक्रम सिर खुजाने लगा। रणवीर का विचार उसके ठीक उल्टा था। यशवंत ठाकुर का रक्तचंद्र जाना मतलब सिर्फ दो रास्ते। एक, समझ जाए कि हार गए और तुरंत मधुपुर से भाग जाए। लेकिन रक्तचंद्र के स्वामी को समझना चाहिए कि दुश्मन मधुपुर आए हैं, लेकिन सीधा हमला नहीं किया, बल्कि हुक्म दिया कि घुटने टेक कर आए, तो रक्तचंद्र के पूरे भागने से नहीं डरते। ऐसे में रक्तचंद्र के स्वामी के पास सिर्फ दूसरा रास्ता, पहले हमला करना। कोई दुर्घटना न हो तो आज रात हत्या की कोशिश करेंगे। रक्तचंद्र की यही पुरानी आदत थी। फिर भी रणवीर का विचार बिल्कुल अलग। विक्रम हैरान था। सदन स्वामी के विचार समझ नहीं आ रहे थे। रणवीर ने नहाया, साफ कपड़े पहने और बिस्तर पर लेटकर साधना करने लगा। उसकी आदत थी अकेले में सोने से पहले ध्यान लगाना। सुबह भी ज्यादातर यही करता। विक्रम और करण आराम करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हालांकि रणवीर का मानना था कि रक्तचंद्र रात को नहीं आएगा, लेकिन उन्हें आश्चर्य का डर था। रात गहरा गई, चांद चमक रहा था, तारे कम। एक शक देशी जेन बेडरूम में दीपक अभी भी जल रहा था। इशिता नागपाल घास की चटाई पर घुटने टेके बैठी थी, हाथ में तलवार बार बार पहुंच रही थी। ब्लेड हल्का सा घूमा और उसकी धार चमककर हत्या की चेतावनी देने लगी। सुबह वो इसी तलवार से रणवीर रायचंद के साथ जीवन मृत्यु का द्वंद्व करेगी। हालांकि आत्मविश्वास था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी आखिर रणवीर रायचंद था। पहाड़ जैसा अधिक भयानक अस्तित्व। पूर्ण शक्ति के सामने आत्मविश्वास काफी नहीं हो सकता। हाल ही में उसकी तलवार कला में बड़ी सफलता मिली थी, फिर भी उसे हरा पाना मुश्किल। और अगर हार गई तो रक्तचंद्र पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उसे यकीन था रणवीर के शब्दों पर, वो नागपाल परिवार को भी नेस्तनाबूद कर देगा। थोड़ी सी भी चूक नहीं चल सकती। इशिता नागपाल ने ठंडे स्वर में कहा, तलवार रखी और एक नंबर डायल किया। मुझे घाटी स्वामी से बात करनी है। घाटी स्वामी अभी आराम कर रहे हैं। फोन से उदासीन आवाज आई। रणवीर रायचंद ने योजना भांप ली है। वो अभी मधुपुर में है। कल मैं रक्तचंद्र के सारे लोग लेकर उससे अंतिम लड़ाई करूंगी, परिणाम अनिश्चित है। इशिता नागपाल ने शांत स्वर में कहा। रुको। उस ठंडे जवाब के बाद खामोशी। कुछ देर बाद आवाज आई, क्या तुझे रणवीर रायचंद को मारने का पूरा यकीन है? आवाज और ठंडी थी, बुजुर्ग जैसी, 70 साल के आदमी की, जिसमें मौत जैसी निष्ठुरता थी। मुझे कोई आश्चर्य नहीं चाहिए, इसलिए आधी रात को संपर्क कर रही हूँ, इशिता ने कहा। यह तुम्हारा मामला है, बड़ी योजना से बाहर है, बुजुर्ग आवाज ने कहा। लेकिन हमारी कार्रवाई रायली के समर्थन से है। मधुपुर में सारी व्यवस्था पहले की सहमति से हुई थी। अगर रक्तचंद्र खत्म हो गया तो रणवीर रायली का मधुपुर में आधार तोड़ देगा। जयपुर के बाद मधुपुर दूसरा हारा मैदान होगा, इशिता ने ठंडे स्वर में कहा। दूसरी तरफ फिर खामोशी। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग आवाज बोली, मैं इंतजाम करूंगा, तू बस रणवीर रायचंद से द्वंद्व कर। कहकर कॉल कट गई। ये समर्थन मिलते ही इशिता नागपाल ने गहरी सांस ली, आंखें तेज हो गईं। रणवीर रायचंद, कल तू मरेगा। विक्रम और करण ने मुश्किल से थोड़ी नींद ली, फिर भी कोई नहीं आया, रक्तचंद्र नहीं आया। सदन स्वामी की दूरदर्शिता देवतुल्य है, विक्रम ने प्रशंसा से कहा। ठाकुर परिवार से कोई खबर? रणवीर ने उठते ही पूछा। अभी नहीं, तो रक्तचंद्र जल्द ही चाल चलने वाला है, रणवीर ने अचानक कहा। अरे, विक्रम और करण चौंके। तभी विक्रम को एक संदेश मिला। उसने देखा और चेहरा बदल गया। सदन स्वामी, रक्तचंद्र ने हलचल की है। इशिता नागपाल ने आपको समर मंडप पर मिलने का निमंत्रण दिया है। समय सुबह 7:30। उसकी आंखों में प्रशंसा और तेज हो गई। उसे पता था सदन स्वामी ने कोई जासूस नहीं लगाया, फिर भी रक्तचंद्र की हर चाल पहले से पता, आश्चर्यजनक। 7:30। रणवीर ने घड़ी देखी, 6 बजे थे, 90 मिनट बाकी। द्वंद्व से सिर्फ 1 घंटा पहले संदेश, सब तैयार है। रणवीर का लहजा ठंडा था। उम्मीद है आज वो बड़ी मछली दिखे। समर मंडप के लिए निकलने की तैयारी करो, उसने हुक्म दिया। रक्तचंद्र का सफाया आज ही होगा। जी। विक्रम और करण ने सिर झुकाया, आंखें उत्साह से चमक रही थीं। शक देश के हत्यारे बार बार आर्यावर्त को छेड़ रहे थे, अब उन्हें मिटा देने का समय। अरे सदन स्वामी, वो लड़की का क्या? विक्रम ने अचानक पूछा। उसे सोने दो, कुछ रुद्रधाम के सदस्य लगा दो उसकी रखवाली पर, रणवीर ने हुक्म दिया। समझ गया, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। पल भर बाद एक सेडान होटल से निकली, सीधे समर मंडप की तरफ। 10 मिलियन की आबादी वाला विशाल शहर, मधुपुर का सबसे बड़ा, सुबह की किरणों में जाग रहा था। लाखों कर्मचारी काम पर निकल रहे थे, एक और दिन शुरू। किसी को पता नहीं था कि इस स्टील के जंगल में एक तेज रफ्तार कार मौत की नियति की तरफ दौड़ रही थी। और भी कम लोग अनुमान लगा सकते थे कि आने वाली लड़ाई क्या तूफान लाएगी और आने वाली पीढ़ियों पर कितना गहरा असर डालेगी।
कार उदयगिरी शहर से गुजरी, फिर उपनगरों में लंबा रास्ता तय करके मुदेदे पर पहुंची। विशाल समुद्र का किनारा मधुपुर समुद्र तट पर बसा था। उदयगिरी में समुद्र का अक्षर इसलिए क्योंकि ये तटीय शहर था। रणवीर के बाहर निकलते ही समुद्री हवा चेहरे से टकराई, नमकीन खुशबू लेकर। उसने समय देखा, पूरी यात्रा 90 मिनट में पूरी हुई। रक्तचंद्र ने उसके आने का समय मिनट दर मिनट गणना किया था। अगर देर होती तो आसानी से प्रचार कर सकते थे। रक्तचंद्र के स्वामी ने रणवीर रायचंद को चुनौती दी, वो डरकर देर से आया वगैरह, बशर्ते वो सचमुच जीत सकें। रणवीर ने ठंडी हंसी के साथ कहा। अध्याय 171 समर मंडप पर निर्णायक युद्ध। ऊपर देखा तो नीली लहरें बेतहाशा उछल रही थीं। तट से 300 मीटर दूर समुद्र के बीच में एक मंडप खड़ा था। ये था समर मंडप, मधुपुर की प्रसिद्ध जगहों में से एक। लेकिन इस वक्त उनके अलावा एक भी पर्यटक नहीं था। सिर्फ अनंत हत्या की आभा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गरज रही थी। रणवीर रायचंद आखिर आ ही गया। ठंडी आवाज लहरों के पार गूंजी। समर मंडप के अंदर एक ठंडी और सुंदर औरत जमीन पर पैर मोड़कर बैठी थी, हाथ गोद में, लंबी तलवार पकड़े। रक्तचंद्र का स्वामी सचमुच एक जवान लड़की है। विक्रम कुछ हैरान हुआ। वो बहुत जवान लग रही थी, ज्यादा से ज्यादा शुरुआती 20। बेशक असली उम्र थोड़ी ज्यादा हो सकती थी, लेकिन 30 के अंत से ज्यादा नहीं। इतनी कम उम्र में रक्तचंद्र का स्वामी बनना सचमुच आश्चर्यजनक था। इतनी जवान, फिर भी इतनी निष्ठुर और रुद्रधाम का विरोध करने की हिम्मत। करण ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुमने अपनी तैयार की हुई चालें नहीं दिखानी? रणवीर ने प्राण शक्ति से आवाज दूर समर मंडप तक पहुंचाई। इशिता नागपाल की नजर तेज हुई, उसे योजना पता चल गई। चूंकि तूने मुझे ढूंढने को कहा था और अब मैंने तुझे जीवन मृत्यु युद्ध के लिए बुलाया है, फिर भी तू कहता है कि मैंने चालें तैयार की हैं। क्या तू डर गया है? डर गया? रणवीर हंसा। रणवीर के शब्दकोश में वो शब्द कभी था ही नहीं। चूंकि तू मान नहीं रही तो बकवास बंद करो और सीधे लड़ाई शुरू करो। धाड़। रणवीर के शब्द गिरते ही उसका शरीर शेर की तरह उतरता हुआ आगे बढ़ा। समर मंडप तक सिर्फ एक पुल था। गड़गड़। जैसे ही रणवीर का पैर पुल पर पड़ा, भयानक चरम प्राण शक्ति बेतहाशा फूट पड़ी। हुश। आसपास का समुद्री पानी इस पल उग्र हो उठा, कई फुट ऊंचा उठ गया। सदन स्वामी ने वार शुरू किया। विक्रम ने मुठियां कसी। पास खड़े करण ने भी ध्यान से देखा। रक्तचंद्र, शक देश की सर्वश्रेष्ठ तलवार कला संप्रदाय, विश्व प्रसिद्ध हत्यारा संगठन। स्वामी होने के नाते इशिता नागपाल की शक्ति कम नहीं होगी। विक्रम और करण दोनों देखना चाहते थे कि उसे क्या क्षमता है जो बार बार रुद्रधाम को छेड़ रही है। सदन स्वामी को हराने की बात तो विक्रम और करण ने सोची भी नहीं थी। रक्तचंद्र कितना भी ताकतवर हो, देवलोक से तो तुलना नहीं कर सकता। देवलोक का काल, जिसकी शक्ति निश्चित रूप से इशिता नागपाल से ऊपर थी, सदन स्वामी के हाथों मरा था। इशिता नागपाल को जीवन मृत्यु युद्ध की क्या हिम्मत। रणवीर का शरीर अभी पुल पर कदम रखकर समर मंडप की तरफ बढ़ रहा था। स्विश स्विश। लेकिन इसी पल पुल के नीचे से आवाजें आईं, कई आकृतियां निकलीं, सीधे रणवीर पर झपटीं। सब रक्तचंद्र के सदस्य थे। हरामी, जीवन मृत्यु युद्ध कहा था, फिर भी घात लगाए। विक्रम गुस्से से बोला। वो और करण तुरंत पुल की तरफ दौड़े। बाहर पहरा दो, यहां मैं संभाल लूंगा। ठंडी आवाज आई। विक्रम और करण तुरंत रुक गए। देखा तो रणवीर खड़ा था, सिर्फ एक हाथ से वार कर रहा था। उसकी अजेय प्राण शक्ति लहरों की तरह फैल गई। पफ पफ पफ। एक हथेली से 5 आकृतियां तुरंत जमीन पर गिरीं। उनकी सांसें थम चुकी थीं। रक्तचंद्र के सदस्य पेशेवर प्रशिक्षित थे, ज्यादातर अंतर्शक्ति स्तर में प्रवेश कर चुके थे। लेकिन रणवीर एक हथेली से 5 लोगों को एक साथ मार रहा था। विक्रम और करण की आंखों में उत्साह चमक उठा। सदन स्वामी अभी भी सबसे ताकतवर हैं। इस बार रक्तचंद्र को सदन स्वामी का क्रोध अच्छे से चखने दो। समर मंडप के अंदर इशिता नागपाल की नजर रणवीर पर जमी थी। वो रणवीर की चालें अध्ययन कर रही थी। रणवीर की लड़ाई का कोई डेटा नहीं मिला था, इसलिए ये तरीका अपनाया। कह सकते हो कि ये रक्तचंद्र सदस्य सिर्फ तोप का चारा थे। इशिता नागपाल को उम्मीद नहीं थी कि वो रणवीर को रोक पाएंगे। सब कहते हैं शक देश के लोग कारीगरों जैसा दिल रखते हैं, मुझे तो सिर्फ बेशर्मी का दिल दिख रहा है। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, हाथ पीठ पीछे बांधे आगे बढ़ता हुआ। स्विश स्विश। लगातार आवाजें आईं। घात में छिपे सारे रक्तचंद्र सदस्य बाहर निकले, तरह तरह की घातक हथियारी चालें चलाते हुए रणवीर पर टूट पड़े। रणवीर ने कुछ नहीं कहा, नजर सीधे आगे। सिर्फ एक बड़ी हथेली लगातार वार कर रही थी, जैसे कोई दिव्य हथियार, अजेय। पफ पफ पफ। एक के बाद एक रक्तचंद्र सदस्य, चाहे कोई भी हथियारी चाल चलाएं, सिर्फ एक किस्मत, मृत्यु, और वो भी तेज और निर्णायक मृत्यु, बिना किसी प्रतिरोध के। रणवीर के सामने ये हत्यारे, जो कभी दुनिया में डर का पर्याय थे, जैसे कीड़े, पूरी तरह असहाय। मारो मारो मारो। रणवीर के कदम नहीं रुके। लगातार आते रक्तचंद्र सदस्यों के सामने पलक भी नहीं झपकी।
हथेली से रास्ता साफ करता, निडर आगे बढ़ता। जैसे जैसे चलता, खून उड़ता, लाशें पुल पर बिछती, जमा खून समुद्र में टपकता, अनगिनत मछलियों को आकर्षित करता। ये छोटे मोटे बदमाश अभी भी सोचते हैं कि सदन स्वामी को रोक लेंगे, अपनी औकात भूल गए। और उनकी बॉस समर मंडप में बूढ़े सन्यासी जैसी पैर मोड़कर बैठी है, इतना सब्र। विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा, कप्तान विक्रम, मुझे लगता है इशिता नागपाल जानबूझकर इन लोगों को हमला करने दे रही है ताकि सदन स्वामी की चालें अध्ययन कर सके, करण ने भौहें सिकोड़ते कहा। विक्रम ने सुना, इशिता नागपाल को ध्यान से देखा कुछ पल, और सचमुच वैसा ही लग रहा था। उसकी नज़र हमेशा रणवीर पर जमी थी, अपने शिष्यों के मरने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये औरत बहुत निष्ठुर है, सदन स्वामी को मारने का ज्यादा यकीन पाने के लिए अपने शिष्यों को तोप का चारा बना रही है। विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा, सचमुच कोई हद नहीं, दिल बहुत जहरीला। ये रक्तचंद्र सदस्य शायद अनजान नहीं थे, फिर भी बिना हिचक एक के बाद एक आगे बढ़ रहे थे। ऐसी भावना, कहना पड़ेगा, बहुत असामान्य है। स्विश स्विश स्विश। रणवीर अभी भी नरसंहार में लगा था, हर वार के साथ रक्तचंद्र सदस्य गिर रहे थे। चाहे शक्तिर्जित स्तर के योद्धा हों या अंतरशक्ति स्तर के, उसके सामने दूसरा वार सहने की ताकत मुश्किल से किसी में थी। रणवीर की नजर अडिग रही। सिर्फ एक व्यक्ति, इशिता नागपाल। रणवीर ने 300 मीटर का पुल कुछ मिनटों में पार किया, आखिरी 10 मीटर बाकी थे। पीछे 70 से ज्यादा रक्तचंद्र सदस्यों की लाशें पड़ी थीं। ये सब दुनिया के प्रथम दर्जे के हत्यारे थे, फिर भी उनकी संयुक्त शक्ति रणवीर के दूसरे वार को नहीं सह सकी। हुश हुश हुश। जैसे ही रणवीर आखिरी 10 मीटर पार करने वाला था, उसके सामने 3 आखिरी रक्तचंद्र सदस्य प्रकट हुए। सब शक्ति राजा स्तर तक पहुंच चुके थे। रणवीर रायचंद, नरकजा। एक शक्ति राजा स्तर के मास्टर ने अजीब आर्यावर्त भाषा में दहाड़ लगाई, फिर हथियार उठाकर सामने से रणवीर पर वार किया। रणवीर ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन उसकी बड़ी हथेली अचानक बगल में थप्पड़ की तरह गिरी। धार चटाक। जोरदार आवाज के साथ बगल में शून्य में वो शक्ति राजा स्तर का मास्टर टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिरा, दर्दनाक मृत्यु। जो आकृति सामने की तरफ दौड़ रही थी, वो पल भर में गायब हो गई, सिर्फ भटकाने की चाल थी। शक देश की अनोखी युद्ध कला तकनीक। बाकी दो तुरंत ठंडे पसीने में डूब गए। रणवीर बहुत भयानक था, इतनी उन्नत निंजा तकनीक भी भांप ली और सीधे शक्ति राजा स्तर के मास्टर को कुचल दिया। बिल्कुल इंसान नहीं लग रहा। अध्याय 172। इशिता नागपाल से युद्ध। तुम दोनों भी मरो। रणवीर ने फिर वार किया, सीधे बाकी 2 शक्ति राजा स्तर के योद्धाओं पर टूट पड़ा। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं, जवाबी वार करने ही वाले थे कि समर मंडप में पैर मोड़कर बैठी इशिता नागपाल ने अचानक तलवार पकड़ी और बिजली जैसी तेजी से रणवीर पर वार किया। ब्लेड अभी नहीं पहुंचा था कि तलवार की आभा फूट पड़ी, शून्य को चीरती हुई। ऐसा भ्रम हुआ जैसे आकाश ही कट रहा हो। पहले मारे गए साधारण रक्तचंद्र सदस्यों से अलग, आखिरी ये 2 शक्ति राजा स्तर के मास्टर आखिरकार इशिता नागपाल को वार करने पर मजबूर कर गए। नीच, सदन पर घात। विक्रम ने जैसे ही समझा दहाड़ लगाए, बॉस सावधान। चीख पूरी तरह बाहर नहीं आई थी कि रणवीर ने पहले ही हाथ उठाकर वार रोका। तलवार की आभा उसके हथेली से टकराने से पहले प्राण शक्ति की बाढ़ फूट पड़ी, जबरदस्ती आभा को रोक लिया। फिर हथेली जोर से दबाए। धाड़, कान फोड़ने वाली आवाज गूंजी, तलवार की आभा हवा में चूर चूर हो गई। बुरा नहीं, तूने तलवार की आभा तक विकसित कर ली है। कोई आश्चर्य नहीं कि रक्तचंद्र को शक देश का सर्वश्रेष्ठ तलवार कला संप्रदाय कहा जाता है। लेकिन जिसे मैं मारना चाहता हूं, उसे तेरी शक्ति से नहीं बचा सकती। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, झाड़ू जैसे हाथ पीछे खींचते हुए। पफ पफ। 2 कुंद आवाजें, आखिरी 2 शक्ति राजा स्तर के विशेषज्ञों के सिर कटकर अलग हो गए, खून आकाश में छिटक गया। धार चीख। रणवीर आगे बढ़ा। अगले ही पल वो समर मंडप के अंदर खड़ा था। अजय दबंग आभा ने पूरे मंडप को दबा दिया। आसपास का समुद्र 1000 घोड़ों की तरह गरजा, इतना उग्र कि समर मंडप को निगलने पर आमादा। तलवार की आभा टूटने के बाद इशिता नागपाल का शरीर कांपा। रणवीर को अंदर आते देख वो उछलकर खड़ी हुई और कोने में पीछे हटी, ठंडी आंखों से घूरती हुई। आखिरी 2 शक्ति राजा स्तर के विशेषज्ञ भी नहीं बचा पाए, नफरत भरी। 80 रक्तचंद्र सदस्यों को तोप का चारा बनाकर मेरी चालें अध्ययन की, फिर आखिरी तलवार वार लगता है बेकार गया। रणवीर के हाथ पीठ पीछे थे, जैसे संसार से अलग कोई देवता। पूर्ण शक्ति की वो उपेक्षा इशिता नागपाल के घमंड को चुभ गई। वो नागपाल परिवार की युवा कुंवारी, रक्तचंद्र की कमांडर, शक देश की सर्वश्रेष्ठ तलवार प्रतिभा और राष्ट्रीय मूर्ति, पहली बार जीवन में किसी ने उपेक्षा की। 15 साल में अंतरशक्ति स्तर में प्रवेश किया, शक देश के इतिहास की सबसे कम उम्र की योद्धा। 20 साल में शक्ति राजा स्तर, फिर रिकॉर्ड तोड़ा, विश्व में बेजोड़। 12 साल और कठिन साधना के बाद शक्ति देव स्तर में आधा कदम, तलवार कला में सबको पीछे छोड़ दिया। तेरे में क्या हक है रणवीर रायचंद, मुझे तुच्छ समझने का? ये युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ, कौन मरेगा अभी अनिश्चित है।
उसके गर्वीले ठंडे चेहरे को देखकर रणवीर को 4 शब्द सूझे। कुएं का मेढक, अगर ऐसी उपलब्धियां घमंड करने लायक हैं तो उसकी खुद की। 20 साल में उत्तर की तरफ निकला, 4 साल में अज्ञात से रुद्रधाम का स्वामी बना और विश्व को दबाया, वो तो किंवदंती थी। साधना की बात करें तो वो पहले ही शक्ति देव स्तर की सीमा को छू चुका था। वो क्या गिना जाए, शाश्वत प्रतिभा, सचमुच का कुएं का मेढक तू है। कुछ जीतों से खुद को अजेय समझने लगा। रुद्रधाम शिखर पर सिर्फ इसलिए है क्योंकि पीछे अनगिनत विशेषज्ञ हैं, इशिता नागपाल ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनकर रणवीर जोर से हंसा। उसकी हंसी ड्रैगन की दहाड़ जैसी थी, 9 आकाशों में गूंजती। चटाक चटाक, अचानक विस्फोटों की आवाजें गूंजी, पूरा 300 मीटर का पुल ढह गया। इशिता नागपाल की नजर तेज हो गई। हंसी से नहीं, जिस रास्ते से लड़ता हुआ आया था वो पहले से हिल रहा था। अब प्राण शक्ति की लहरों में आखिरकार ढह गया। समर मंडप अकेला द्वीप बन गया। चूंकि तू खुद को सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा कहती है और मुझे मारना चाहती है तो यहाँ जीवन मृत्यु तय करो, परिणाम तक कोई नहीं जाएगा। रणवीर ने घोषणा की, दबंग आभा लहरें मारती हुई। मधुपुर आना और ठाकुर ग्रुप को नेस्तनाबूद करना गौण था, असली मकसद रक्तचंद्र को कुचलना था। अब सिर्फ इशिता नागपाल बची थी, उसे भागने नहीं देगा, परिणाम तक नहीं जाएगा। इशिता नागपाल की पुतलियां तेज चमकीं। मर, उसने अचानक चीखकर तलवार हाथ में लेकर रणवीर पर झपटी। क्या पता है, मेरी सबसे अच्छी हथियार भी तलवार है, लेकिन तेरे खिलाफ जरूरत नहीं, उसने गर्व से कहा। वार का सामना करते हुए उसकी प्राण शक्ति फूट पड़ी। नंगे हाथ से सीधे ब्लेड पर वार किया। झनाक, मांस और स्टील टकराए, फिर भी धातु की आवाज गूंजी। रणवीर की हथेली रिफाइंड लोहे जैसी थी, अत्यंत कठोर। हिस, इशिता नागपाल ने तेज सांस ली। वार से पहले उसे यकीन था कि मार सकती है, अब समझ आई कि अंधा घमंड था। रणवीर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसकी गर्वीली तलवार कला भी उसे हिला नहीं पाए। 80 रक्तचंद्र सदस्यों की बलि देकर चालें अध्ययन करना पूरी तरह बेकार गया। सुन, आधा शक्ति देव स्तर तेरे घमंड के लिए काफी हो सकता है, लेकिन मेरे सामने बहुत कम है। उसकी आवाज घंटी जैसी गूंजी। उंगलियों के झटके से लंबी तलवार उड़ गई। जोर से उसकी तलवार वाली बाह मशीन गन की रिकॉइल से टकराने जैसी लगी। दर्जनों गुना पूरी बाह सुन्न हो गई। झटके से वो पीछे हटी, यहाँ तक कि आधा पैर समर मंडप के बाहर लटक गया। सब जगहों में तूने समर मंडप चुना, क्या तुझे इसका असली इतिहास पता है? रणवीर ने ठंडे स्वर में चीखा। युद्ध के समय दिव्य जनरल समर प्रताप ने विदेशी नौसेना का सामना किया। उसने साधारण मालवाहक जहाज को सीधे दुश्मन में घुसेड़ दिया। सिर्फ इरादे से लाखों दुश्मन सैनिक स्तब्ध हो गए। ये मंडप उनके लिए बनाया गया वीरों की पवित्र भूमि है। शक देश की मूल निवासी होने के नाते आर्यावर्त में उल्टा पुल्टा करना और यहाँ युद्ध के लिए चुनना तेरा इरादा अक्षम्य है। आज तुझे मारकर उन वीर आत्माओं को सदा के लिए सम्मान दूंगा। उसकी आवाज गरज जैसे थी, जैसे 9 आकाशों से उतरा अजेय नरसंहार का देवता गति से विश्व को हिला रहा। इशिता नागपाल अब शांत नहीं रह सकी। उसका चेहरा मौत जैसा सफेद पड़ गया। ताकतवर, बहुत ताकतवर। रणवीर जागृत ड्रैगन जैसा था जो उसे निगलने वाला था। अकेला छाया तलवार कला। उसने चीखकर तलवार से पागलों जैसा वार किया। पल भर में तलवार की आभा ने समर मंडप को भर दिया। फिर भी एक भी रेशा रणवीर को नहीं छू सका। उसकी आकृति बिजली जैसी तेजी से चमकी। पल भर में वो इशिता नागपाल के सामने था। तेरी तलवार कला औसत है, उसने ठंडे स्वर में कहा। उसके दिल में छुरा घोंपा गया। उसकी सबसे गर्वीली तलवार कला को औसत कहा। आय तुझे मारूंगी और अपने छोटे भाई का बदला लूंगी। उसने चीखकर तलवार उठाए और सीधे रणवीर के सीने में घुसेड़ने की कोशिश की। अध्याय 173, कोई रोक नहीं सकता। इशिता नागपाल की मृत्यु। रणवीर ने तुरंत बाहें घुमाकर रोका। प्राण शक्ति बेतहाशा फूट पड़ी। चटाक, कुरकुराहट की आवाज गूंजी जैसे तलवार टूट गई, टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गई। मैंने कहा था तेरी तलवार कला औसत है, रणवीर ने ठंडी हंसी के साथ कहा। हिस, इशिता नागपाल ने तेज सांस ली। आंखें भय से भर गईं। उसने अपनी सिग्नेचर तलवार कला चलाई थी। रणवीर ने शुरू से अंत तक नंगे हाथों से रोका और अब एक वार से उसकी तलवार तोड़ दी, पूर्ण रूप से स्तब्ध कर देने वाला। अब तू मर सकती है। रणवीर ने दहाड़ लगाए, हथेली उठाई जैसे प्राण शक्ति उग्र हो रही हो। रुको, तभी एक क्रोधित दहाड़ हवा में गूंजी। एक सेडान तट पर तेजी से आए। एक बुजुर्ग तेजी से बाहर निकला। सफेद बाल, बेहतरीन कपड़े, असाधारण रुतबा। उसकी आंखें तेज चमक रही थीं, अधिकार की आभा फैला रहा था। पास 2 आदमी काले सफेद लंबे चोगे में, चेहरे धातु के मुखौटों से ढके, चेहरा दिख नहीं रहा था। ये लोग कौन हैं? विक्रम और करण ने एक साथ पूछा। अगर जान प्यारी है तो रास्ता छोड़ो और खामोश खड़े रहो, एक मुखौटा वाले ने ठंडे स्वर में कहा। इतना घमंड! विक्रम और करण के चेहरे तुरंत काले पड़ गए। क्या तुझे पता है हम कौन हैं? क्या तुम रुद्रधाम से नहीं हो? मुखौटा वाले ने व्यंग्य से कहा। विक्रम और करण के चेहरे फिर बदले। रुद्रधाम को जानकर भी तुच्छ समझने वाला दुर्लभ था।
चूंकि पता है हम रुद्रधाम से हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि हमारे काम में कोई दखल नहीं देता। विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा, तेरे सदन स्वामी के सैन्य कमांड के दिन गए, रुद्रधाम अब साधारण संगठन है। मधुपुर की जमीन पर तुम्हें मनमानी का हक नहीं। मुखौटा वाले ने कहा, लहजे में रुद्रधाम के लिए तुच्छता भरी। बेशर्म। विक्रम और करण क्रोध से भर गए। वे बाहर के अंधेरे बलों को कुचल रहे थे, फिर भी ये कह रहे थे कि मनमानी कर रहे हैं। सचमुच मनमानी करने वाले ये लोग थे। तुम आखिर हो कौन? बताने की जरूरत नहीं, मैंने कहा अगर मरना नहीं चाहते तो रास्ता छोड़ो। मुखौटा वाले ने झिड़का। विक्रम की नजर तेज हुई जैसे हत्या की आभा फूट पड़ी। अभी नहीं। तभी रणवीर की आवाज गूंजी। विक्रम और करण तुरंत रुक गए, लेकिन उनकी आंखें पहले से हत्या की आग से जल रही थीं, इन लोगों को घूर रही थीं। विपक्ष ने भी कमजोरी नहीं दिखाई, उनकी आभाएं ठंडे से टकरा रही थीं। समर मंडप के अंदर रणवीर की हथेली, जो मूल रूप से इशिता नागपाल को मारने को उठी थी, अचानक दिशा बदली और उसकी गर्दन पकड़ ली। ये तेरे बुलाए मददगार हैं। इशिता नागपाल ने दो खांसा और कर्कश स्वर में कहा, रणवीर रायचंद, तेरी मौत तय है। उसे छोड़ दो। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने तज से फिर हुक्म दिया, आवाज में जोश भरा। बताओ तुम लोग कौन हो? रणवीर ने ठंडे स्वर में पूछा। अगर गलती नहीं तो ये आर्यावर्त में रायली के साझेदार थे, बस पता नहीं ये बुजुर्ग कितनी बड़ी मछली है। तुझे जानने की जरूरत नहीं, बस उसे छोड़ दे। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने दबंगता से कहा। क्या तू मुझे हुक्म दे रहा है? रणवीर के शब्द निकलते ही उसकी पकड़ मजबूत हुई। इशिता नागपाल बुरी तरह खांसी, चेहरा लाल हो गया। मैं तुझे 3 सेकंड देता हूँ। मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो इशिता नागपाल जरूर मरेगी, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। सफेद बालों वाले बुजुर्ग की पुतलियां सिकुड़ गईं, आंखों में जहरीली चमक। उसने छोड़ने को कहा था, अब उल्टा धमकी मिल रही थी। बेशर्म। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने अचानक दहाड़ लगाए। पल भर में तट पर तीखी सायरन बजने लगी। दर्जनों सेडान आईं, 7-8 बख्तरबंद ट्रक भी। गाड़ियां रुकते ही वर्दीधारी लोग बाहर निकले, हथियार हाथ में। सबसे पहले समर मंडप में रणवीर पर निशाना साधा। पुलिस विभाग के लोग। विक्रम और करण ने भौहें सिकुड़ी, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? वे हथियार उन्हें पर भी ताने थे। तेज गिनती से कम 100 अधिकारी थे, विशाल तामझाम। और यही नहीं, तभी जोरदार गड़गड़ाहट आई। ऊपर देखा तो 2 सशस्त्र हेलीकॉप्टर ईगल जैसे चक्कर लगा रहे थे। समुद्र में 7-8 स्पीड बोट सफेद ड्रैगन जैसे सफेद झाग उठाते तेजी से समर मंडप को घेर रही थी। दृश्य फिल्मी लग रहा था, पूरी तरह स्तब्ध कर देने वाला। विक्रम और करण जीभ चटकाए, इस बुजुर्ग का क्या रुतबा है? पुलिस विभाग को इतना बड़ा बल लामबंद करवा सकता है? मोटी भौहों वाला वर्दीधारी आदमी 2 अधीनस्थों के साथ जल्दी से बुजुर्ग के पास पहुंचा और आदर से अभिवादन किया। बात करने ही वाला था कि बुजुर्ग ने हाथ हिलाया, काम पर ध्यान दो। जी हाँ, आदमी ने जल्दी कहा, फिर समर मंडप की तरफ देखा। अधीनस्थ ने मेगाफोन दिया और उसने चीखा, रणवीर रायचंद, मैं मधुपुर पुलिस विभाग का मुख्य महानिरीक्षक हूँ। मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि बंधक को तुरंत छोड़ दे, वरना सारे परिणाम खुद भुगतने पड़ेंगे। रणवीर की नजर ठंडी हो गई। उम्मीद नहीं थी कि इशिता नागपाल का साझेदार मुख्य महानिरीक्षक को व्यक्तिगत रूप से ला सकता है। बुजुर्ग की पहचान जरूर आश्चर्यजनक होगी। ये जंगहू का हिसाब है, पुलिस विभाग से कोई मतलब नहीं। मैं सलाह देता हूँ कि इस कीचड़ में मत कूदो, रणवीर ने चेतावनी दी। मुझे जंगहू के हिसाब से कोई मतलब नहीं, तू मधुपुर की जमीन पर हंगामा कर रहा है। इस महिला को तुरंत छोड़ दो, मुख्य महानिरीक्षक ने पुकारा। क्या तुझे पता है वो कौन है और क्या कर चुकी है? रणवीर ने ठंडे स्वर में पूछा, फिर सफेद बालों वाले बुजुर्ग को घूरा। 3 सेकंड बहुत पहले बीत गए। सुन, यहाँ किसी को लाना बेकार है। क्या तू हुक्म की अवहेलना कर रहा है? सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने पूछा। पफ। पल भर में कुंद चटाक की आवाज गूंजी जैसे रणवीर ने हाथ से जोर लगाया और इशिता नागपाल की गर्दन तोड़ दी, उसे सीधे परलोक भेज दिया। हाथ पीछे खींचा, धड़ाम। इशिता नागपाल का शरीर जमीन पर गिरा, आंखें खुली की खुली। मृत्यु में भी उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस सुरक्षा की गारंटी बुलाई थी, वो उसकी जान नहीं बचा सकी। पुलिस विभाग के विशाल तामझाम के सामने रणवीर ने जरा भी परवाह नहीं की, फिर भी मार डाला। रक्तचंद्र की स्वामी, शक देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा, नागपाल परिवार की युवा कुंवारी, उसकी जिंदगी समर मंडप में ऐसे खत्म हो गई। सब मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। हरामी, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने क्रोध से गाली दी। ये रणवीर रायचंद बहुत घमंडी था। मुख्य महानिरीक्षक और सब मौजूद लोग स्तब्ध और क्रोधित थे। रणवीर रायचंद, तूने खुलेआम पुलिस विभाग के हुक्म की अवहेलना की। चटक चटक चटक, गोलियां लोड करने की आवाजें गूंजी जैसे अनगिनत काले नालों ने समर मंडप में रणवीर पर निशाना साधा। ऊपर के 2 सशस्त्र हेलीकॉप्टरों ने हथियार तैयार किए और समुद्र में 7-8 स्पीड बोट अलग अलग जगहों पर घूम रही थीं। एक हुक्म पर सब एक साथ वार कर सकते थे। मौके का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। रणवीर का चेहरा गंभीर था।
मेरे रुद्रधाम के काम में तुम्हारे छोटे से मधुपुर पुलिस विभाग का कोई हक नहीं, चाहे मधुपुर की पूरी सेना बुला लो फिर भी कोई मतलब नहीं। अध्याय 174 विश्वनाथ सिंह। मुख्य निरीक्षक का चेहरा एकदम संकोच से भर गया। रुद्रधाम का नाम इतना बड़ा था कि सामान्य हालात में उनके लिए इसमें दखल देना भी नामुमकिन था जब तक वे मरना नहीं चाहते थे, क्योंकि ऊपर से आर्यावर्त की राजधानी की ओर से साफ हुक्म आ चुका था कि रणवीर रायचंद जो भी कर रहे हैं हर कदम पर हरी झंडी दी जाए। सिर्फ उस चांदी जैसे बालों वाले बुजुर्ग का सहारा था, तभी तो वे इतने लोग लेकर यहाँ आए थे, अधिक से अधिक डराना भर। लेकिन हाथ उठाने की हिम्मत वो उनमें नहीं थी। रणवीर रायचंद, तुम अब पहले जैसे कमांडर नहीं रहे। भले ही तुम रुद्रधाम के धाम स्वामी हो, हम फिर भी नियम के अनुसार काम करेंगे। प्रतिरोध बंद करो और सिर के ऊपर हाथ रखो। मुख्य निरीक्षक ने डांट लगाए। साफ था कि उनका हौसला डगमगा रहा था। भले मैं पहले जैसा कमांडर न रहूं, आर्यावर्त के अंदर कोई मुझे छू नहीं सकता, रणवीर रायचंद ने गर्व से कहा। शिखर संसद भी उन पर दबाव डालने आई थी और नाकाम गई, तो मधुपुर गश्ती विभाग की क्या बिसात। बहुत बातें हो गईं, उसने इशिता नागपाल को मार डाला है। अभी अपने आदमियों को गोली चलाने का आदेश दो, चांदी बालों वाले बुजुर्ग ने गरज कर कहा। ये मुख्य निरीक्षक घबरा गए। ये जंगल का झगड़ा है, गश्ती विभाग से इसका कोई वास्ता नहीं। और हमारे धाम स्वामी ने जिसे मारा वो शक के रक्त चंद्र हत्यारे दल का सरगना था। सोच लो, अगर तुमने हिम्मत की तो अंजाम क्या होगा। विक्रम ने दबाव डाला। मुख्य निरीक्षक और भी डोल गए। चांदी बालों वाले बुजुर्ग की हैसियत की वजह से वे मना नहीं कर पाए और यहाँ आए थे, लेकिन रणवीर को मारना उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी। अभी आदेश दो, कोई अंजाम हो तो मैं संभाल लूंगा, चांदी बालों वाले बुजुर्ग ने सख्ती से कहा। उनकी आभा भयंकर थी। धड़ाम। ठीक उसी पल समर मंडप के अंदर रणवीर रायचंद ने अपनी प्रबल प्राण शक्ति उमड़ाई और सीधे समुद्र के ऊपर छलांग लगा दी। समुद्र में कूदकर आत्महत्या। मुख्य निरीक्षक का दिल धड़का। अगर रणवीर सच में हार मान ले तो उन्हें पीछे हटने का बहाना मिल जाएगा। बाकी सब भी स्तब्ध रह गए, समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक समुद्र में क्यों कूद गए। लेकिन कुछ ही पलों बाद सबके मुंह खुले के खुले रह गए, जैसे कोई राक्षस देख लिया हो। लहरों के ऊपर उड़ान भरते हुए रणवीर डूबे नहीं, किसी फिल्मी नायक की तरह वे पानी की सतह पर दौड़ते हुए सीधे किनारे की ओर भागे। हाय, हर एक व्यक्ति ने ठंडी सांस खींची, आंखें मलते हुए विश्वास नहीं कर पा रहे थे। पलक झपकते ही रणवीर ने 100 मीटर की दूरी तय कर ली। शार्क की तरह तेज उनकी रफ्तार अविश्वसनीय थी। ये कोई भ्रम नहीं, रणवीर सच में लहरों पर दौड़ रहे हैं। उनकी ताकत कितनी भयानक होगी। राक्षस, चाहे स्पीडबोट पर मौजूद लोग हों, हथियारबंद हेलीकॉप्टर में बैठे या जमीन पर खड़े अधिकारी, सब दंग रह गए। उन्होंने जिंदगी में कभी ऐसा खौफनाक नजारा नहीं देखा था। मुख्य निरीक्षक अब तो कोई आदेश देने की हिम्मत ही नहीं कर रहे थे। सच में कमाल है। चांदी बालों वाले बुजुर्ग की आंखों में चमक आई। उन्होंने हल्के से इशारा किया। 2 नकाबपोश आदमियों ने गश्ती अधिकारियों से राइफल छीनी, रणवीर पर निशाना साधा और गोली चला दी। रुको, मुख्य निरीक्षक ने रोकने की कोशिश की। बहुत देर हो चुकी थी। टटट, गोलियां शून्य स्तर को चीरती हुई सीटी बजाती हुई निकलीं। रणवीर की रफ्तार जोरदार थी, एक भी गोली नहीं लगी, सब कान के पास से गुजर गईं। बदतमीजी। विक्रम और करण ने प्रतिक्रिया दी। नकाबपोश बंदूकधारियों पर झपट पड़े। उनमें से एक ने पलटकर उन दोनों पर गोली चलाई। दूसरा रणवीर पर गोली चलाता रहा। इस बार कोई मुझे छू नहीं पाएगा, विक्रम ने गरज कर कहा। एक गोली चूकते हुए वे पल भर में सामने पहुंचे और मुक्का जड़ दिया। धड़ाम कड़ाक, कान फोड़ने वाली आवाज, राइफल के टुकड़े टुकड़े हो गई। नकाबपोश ने तुरंत पलटवार किया। धड़ाम, एक और जोरदार धमाका। नकाबपोश 3 फुट पीछे उछला। ठीक उसी वक्त करण भी पहुंच गए। उन्होंने भी मुक्का जड़ा। धड़ाम, वार से विरोधी 3 फुट दूर उड़ गया, मुंह से खून उगलते हुए। 7वें स्तर का योद्धा, प्रारंभिक शक्ति राजा स्तर का मास्टर, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। चांदी बालों वाले बुजुर्ग की हैसियत सच में ऊंची थी। उनके साथी भी शक्ति राजा स्तर के थे, लेकिन उनके सामने प्रारंभिक शक्ति राजा स्तर टिक नहीं सकता था। केवल पूर्ण शक्ति राजा 9वें स्तर का योद्धा ही उनसे लड़ सकता था। विक्रम और करण पलटे तो बाकी नकाबपोश को भी खत्म करने लगे, लेकिन तभी आकाश से एक आकृति गिरी और हथेली से वार किया। पफ, धम धमाक, उसका सिर जमीन से टकराया, खून बह निकला, लाश ढेर हो गई, सब स्तब्ध रह गए। धाम स्वामी, विक्रम और करण चिल्लाए। जिसने वार किया था वो कोई और नहीं, रणवीर रायचंद खुद थे। उन गोलियों से उन्हें खरोंच भी नहीं आई थी। 300 मीटर लहरों पर दौड़ते हुए उन्होंने एक शक्ति राजा स्तर के विशेषज्ञ को एक हथेली से मार गिराया। चांदी बालों वाले बुजुर्ग की आंखें तुरंत धंस गईं। रणवीर की ताकत ने उन्हें सच में चौंका दिया था। मुख्य निरीक्षक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्हें मरे हुए की साधना का पता नहीं था, लेकिन रणवीर को लहरों पर दौड़ते और आकाश से एक योद्धा को मारते देखकर उनकी रूह कांप गई। शुक्र है उन्होंने कुछ किया नहीं, गोलियां उन्हें छू भी नहीं पाईं।
वरना आज मरने वाला वो खुद होता। रुद्रधाम को सच में छेड़ना नहीं चाहिए, अंजाम बहुत भयानक होते। कुछ देर की हैरानी के बाद विक्रम और करण बाकी नकाबपोश को खत्म करने चले। पफ, पल भर में वो शक्ति राजा स्तर का विशेषज्ञ भी यमलोक पहुंच गया। अब गश्ती विभाग के लोगों के अलावा सिर्फ चांदी बालों वाला बुजुर्ग बचा था। रणवीर उनके सामने पहुंच गए। मैं आदेश देता हूं, इसे अभी मारो। चांदी बालों वाले बुजुर्ग ने फिर हुक्म दिया। एक भी गश्ती अधिकारी हिला तक नहीं। भले तुम न मारो, इसे तुरंत गिरफ्तार करो। बुजुर्ग ने चिल्लाया, जो कोई एक कदम भी आगे बढ़ाए वो रुद्रधाम का दुश्मन बनेगा, अंजाम खुद भुगतेगा। विक्रम ने गरज कर कहा। हर गश्ती सदस्य कांप उठा, कोई आधा कदम भी आगे नहीं बढ़ा। हरामजादे, चांदी बालों वाले बुजुर्ग गुस्से से पागल हो गए। ठीक तभी रणवीर उनके सामने खड़े हो गए। प्रचंड आभा दबाव डालते हुए बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया। बोलो, तुम कौन हो? तुम योग्य नहीं हो पूछने के, चांदी बालों वाले बुजुर्ग ने कहा। ठीक है, तो मरो। रणवीर ने हाथ उठाया। तुम्हारी हिम्मत? बुजुर्ग का चेहरा बदल गया। ऐसा कुछ नहीं जिसकी हिम्मत न हो, रणवीर ने ठंडे से मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने देवलोक के लोगों को भी बिना पलक झपकाए मार डाला था। चांदी बालों वाले बुजुर्ग की जो भी हैसियत हो, क्या वो अजर अमर थे? रणवीर की दृढ़ता देख बुजुर्ग डर गए और बोल पड़े, ये बुजुर्ग विश्वनाथ सिंह है, नाम कभी सुना नहीं। रणवीर ने सिर हिलाया। मैं पहले मधुपुर का माक्विस था। मधुपुर का माक्विस? रणवीर की आंखों में हैरानी की चमक आई। कोई आश्चर्य नहीं कि वे गश्ती विभाग को हिला सके। वे मधुपुर के सर्वोच्च सत्ताधारी रह चुके थे। सेवानिवृत्ति के बाद भी उनका प्रभाव बरकरार था। क्या तुम ही थे जो रायली कैपिटल को मुख्य भूमि पर जगह बनाने में मदद कर रहे थे? रणवीर ने ठंडे स्वर में पूछा। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, चूंकि तुम्हें मेरी पहचान पता है। कुछ भी जल्दबाजी मत करना, विश्वनाथ सिंह ने चेतावनी दी। मेरे सूत्रों के अनुसार मैं अब तुम पर विदेशी पूंजी से सांठगांठ का शक करता हूं। न केवल देश के व्यापार जगत को कब्जे में करने की कोशिश, बल्कि शक देश के रक्तचंद्र हत्यारे दल से भी जुड़े हो। इन आरोपों में तो बैठा हुआ माक्विस भी मौत से नहीं बच सकता। रणवीर ने सख्ती से कहा। तुम्हारी हिम्मत नहीं, अगर तुमने मुझे छुआ तो राजधानी भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी। विश्वनाथ सिंह ने डपटा। ओहो, रणवीर की आंखों में तेज चमक आए। तो तुम्हारे पीछे कोई और भी बड़ा है। अध्याय 175 आसमानी बिजली। तुम सिर्फ रुद्रधाम के धाम स्वामी हो, ये मामले तुम्हारे दायरे में नहीं आते। मुझे तुम्हें कुछ बताने का अधिकार नहीं, विश्वनाथ सिंह ने ठंडे और घमंडी लहजे में कहा। लेकिन तुमने मुझे नाराज किया है और मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ, रणवीर ने धमकी दी। विश्वनाथ सिंह के चेहरे पर घबराहट आए। अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम भी मर जाओगे। वो तुम्हारी चिंता की बात नहीं। इतना कहकर रणवीर ने उनकी गर्दन पकड़ ली। आखिरी मौका, क्या सब कुछ कबूल करने को तैयार हो? विश्वनाथ सिंह का शरीर कांपने लगा, फिर भी जोर से बोले, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। रणवीर ने भवें से कुड़ी। ये सच में कठोर था। उनके पुराने अंदाज के मुताबिक जो न बोले उसे सीधे मार देते, लेकिन इस बार नहीं किया। कुछ सोचकर उन्होंने विक्रम को विश्वनाथ सिंह को पकड़ने का आदेश दिया। फिर मुख्य निरीक्षक के पास गए। मुख्य निरीक्षक को लगा रणवीर उन पर हमला करने वाले हैं। पसीना छूट गया। विश्वनाथ सिंह ने विदेशी पूंजी से सांठगांठ की है, न सिर्फ देश के व्यापार को कब्जाने की कोशिश, बल्कि रक्तचंद्र से जुड़कर मुझे मारने की साजिश। गश्ती विभाग के मुखिया होकर तुमने खलनायक की मदद की। अगर मैं हिसाब करूं तो अंजाम क्या होगा? धाम स्वामी रणवीर, मुझे इतना कुछ पता नहीं था। बुजुर्ग विश्वनाथ ने मुझसे कहा, मैं मना नहीं कर सका। कृपा करके मुझे माफ कर दो। मुख्य निरीक्षक कांपते हुए बोले, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। विश्वनाथ सिंह को तुम्हारे हवाले करता हूं। सिर्फ एक शर्त, पता करो कि वो अभी भी क्या राज छिपा रहा है। रणवीर ने कहा। ये मुख्य निरीक्षक मुश्किल में पड़ गए। अगर नहीं कर सके तो मैं खुद संभाल लूंगा, लेकिन तब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं बचेगा। यकीन रखो, जब तक मैं उदयगिरी में हूं कोई तुम्हें छू नहीं सकेगा, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। यह सुनकर मुख्य निरीक्षक ने राहत की सांस ली और तुरंत बोले, मैं गुनाह की भरपाई करने को तैयार हूं। आदमी, विश्वनाथ सिंह को गिरफ्तार करो और दफ्तर ले जाओ। जी सर। कई लोग आगे बढ़े और विश्वनाथ सिंह को ले गए। हरामजादे, मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत अपनी कुर्सी संभाल कर रखो, विश्वनाथ सिंह गुस्से में चिल्लाए। तुम खुद गुनहगार हो, तुमने तो मुझे भी फंसाने की कोशिश की। मुख्य निरीक्षक ने झिड़का, मन ही मन उन्हें कोसते हुए। उन्हें लगा था सिर्फ एक छोटा सा एहसान है, लेकिन पता चला विश्वनाथ सिंह सड़ चुके हैं। अगर रणवीर ने हिसाब मांगा तो उनका भी वही हश्र होता। रणवीर सर, क्या मैं वापस जाकर विश्वनाथ सिंह से पूछताछ करूं? मुख्य निरीक्षक ने पूछा। रुको, मेरे कुछ सवाल हैं, रणवीर ने कहा। बताइए, क्या विश्वनाथ सिंह के पीछे कोई है? रणवीर सर, सच कहूं तो मुझे विश्वनाथ सिंह की हालत के बारे में ज्यादा पता नहीं। इस बार मैंने सिर्फ उनका मान रखने के लिए आदमी भेजे थे। आप जानते हैं, भले वो पद पर न हो, उनके रिश्ते बाकी हैं।
मुझे मजबूरी में ये जोखिम लेना पड़ा, वरना आपका अपमान करने की हिम्मत कैसे होती। तो रायली वगैरह से उनकी सांठ-गांठ के बारे में पता है, उसके बारे में तो और भी कम। अगर आप आज न बताते तो मुझे रायली कैपिटल या रक्तचंद्र का नाम तक नहीं पता होता। मुख्य निरीक्षक ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जाओ काम करो, नियम से चलो, लेकिन याद रखना कोई चाल मत चलना, वरना कोई बचा नहीं सकेगा। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, बिल्कुल नहीं। मुख्य निरीक्षक डरते हुए बोले। फिर इजाजत मिलते ही अपने आदमियों समेत तेजी से चले गए। धामस्वामी, उन्हें ऐसे छोड़ दिया? विक्रम ने नाराजगी से पूछा। मुझे यकीन है गश्ती विभाग मजबूरी में था, असली बड़े मगरमच्छ के सामने वे सिर्फ मोहरे हैं, रणवीर ने शांत स्वर में कहा। तो विश्वनाथ सिंह का क्या? चूंकि हमने मुख्य भूमि पर रायली का साथी पकड़ लिया तो सीधे मार क्यों नहीं दिया? विक्रम ने पूछा, सच में हैरान कि वर्तमान माक्विस भी नहीं है तो गश्ती विभाग के हवाले क्यों किया? क्या तुम्हें लगता है असली बड़ा मगरमच्छ सिर्फ रक्तचंद्र के लिए खुद सामने आएगा? ये सुनकर विक्रम के चेहरे पर सदमा उभरा। विश्वनाथ सिंह असली बड़ा मगरमच्छ नहीं था। पहले उदयगिरी वापस चलो, कुछ और लोग इंतजार कर रहे हैं, रणवीर ने कहा। जी। विक्रम और करण ने तुरंत सहमति दी। उन्हें पता था धामस्वामी का इशारा किसकी ओर है। यशवंत ठाकुर। कल उन्हें मौका दिया गया था लेकिन उन्होंने नहीं लिया। व्यर्थ रक्तचंद्र से रणवीर को मारने की आस लगाए बैठे थे। अब रक्तचंद्र खत्म हो चुका था तो ठाकुर परिवार को मिटाने का वक्त था। इस वक्त उदयगिरी में ठाकुर ग्रुप मुख्यालय में यशवंत ठाकुर अपने दफ्तर में बैठा एक के बाद एक सिगरेट पी रहा था। वो रणवीर की खबर का इंतजार कर रहा था। तभी दफ्तर का फोन अचानक बजा। यशवंत ठाकुर इतना चौंके कि सिगरेट उनके ऊपर गिर गई। अरे यार, उन्होंने कोसा, फिर जल्दी से फोन उठाया। क्या हुआ? क्या रणवीर मेरे पीछे आ रहा है? ये सुनते ही यशवंत ठाकुर की रूह कांप गई। क्या रक्तचंद्र रणवीर को मारने नहीं गया था? धड़ाम। उसी पल दरवाजा टूटा और एक आकृति प्रकट हुई। रणवीर सर। यशवंत ठाकुर का चेहरा सफेद पड़ गया। डरते हुए हकलाए, आराम से, मैं बस देखने आया हूं कि कल जो कहा था वो कितना पूरा हुआ। रणवीर मुस्कुराते हुए दफ्तर में घुसे। यशवंत ठाकुर ने जल्दी से उनके लिए चाय डाली। सफाई देते हुए बोले, अधिक मीडिया वाले बुलाने के लिए मैंने आज सार्वजनिक माफी का इंतजाम किया है। रक्तचंद्र से मुझे मारवाने का इंतजार नहीं कर रहे? रणवीर ने पूछा। यशवंत ठाकुर का दिल धड़का। चाय का प्याला लगभग गिर ही गया। नहीं रणवीर सर, आप मजाक कर रहे हैं। मैं रक्तचंद्र से आपको मारवाने का इंतजार कैसे कर सकता हूँ? मैं तो चाहता था कि आप उन्हें मिटा दें। अगर वो न होते तो मैं कभी आपका विरोध करने की हिम्मत न करता। जैसी तुम्हारी ख्वाहिश थी, कुछ देर पहले मैंने रक्तचंद्र के आखिरी व्यक्ति को भी खत्म कर दिया। रणवीर ने यशवंत ठाकुर के जमे हुए चेहरे को घूरते हुए जोड़ा, इशिता नागपाल समेत। हाय। यशवंत ठाकुर ने नियंत्रण खो दिया। जोर से सांस खींची। चेहरा डर से सिकुड़ गया। ऐसा नहीं कि रक्तचंद्र रणवीर के पीछे नहीं गया था, बल्कि रणवीर ने उन्हें पूरी तरह मिटा दिया था। यहाँ तक कि इशिता नागपाल भी मर चुकी थी। कल मंदिर में उन्होंने इशिता नागपाल की तलवारबाजी देखी थी। यकीन था कि रणवीर मर जाएगा, लेकिन अब पता चला इशिता मर चुकी है। रणवीर को देखो, खरोंच तक नहीं। ये खबर इतनी भयानक थी, यशवंत ठाकुर को लगा आसमां उनके सिर पर गिर पड़ा। उन्होंने रक्तचंद्र की हार की तैयारी कर रखी थी। पहली बुरी खबर पर मीडिया बुला लेते, लेकिन किसने सोचा था कि बुरी खबर खुद रणवीर उनके मुंह से सुनाएंगे। कोई तैयारी का वक्त ही नहीं मिला। निराश हुए? रणवीर ने ठंडे स्वर में पूछा। नहीं नहीं, मैं तो खुश हूँ। बधाई हो रणवीर सर, रक्तचंद्र को मिटाकर मधुपुर से एक बड़ा खतरा हटा दिया। यशवंत ठाकुर ने जल्दी से सफाई दी, हालांकि उनका चेहरा रोने से भी बुरा लग रहा था। अभी भी नाटक? हमें तुम्हारी छोटी सी साजिश नहीं पता, विक्रम ने गरज कर कहा। धड़ाम। यशवंत ठाकुर की मानसिक दीवार पूरी तरह ढह गई। वो वहीं घुटनों पर बैठ गए, आंसू और नाक बहाते हुए। मैं गलत था, मेरी गलती। मुझे रक्तचंद्र पर कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। कृपा करो रणवीर सर, मेरी जान बख्श दो। जो भी मांगो पूरी करूंगा, चाहे यशवंत ठाकुर को अपना कुत्ता बना लो। इस याचना के सामने रणवीर ठंडे और उदासीन बने रहे। उन्होंने धीरे से चाय पी और फिर बर्फीले स्वर में कहा, कल जो कहा था वो करो अभी। अध्याय 176, मौत से बचना मुश्किल। हाँ हाँ, यशवंत ठाकुर ने जल्दी से सिर हिलाया। लगा जैसे मौत के मुंह से बच गए। उनके कपड़े पसीने से तर थे। वक्त बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की, तुरंत इंतजाम शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद ठाकुर ग्रुप के प्रवेश द्वार पर दर्जनों मीडिया चैनल पहुंच गए। माइक लिए रिपोर्टरों की भीड़ ने यशवंत ठाकुर को घेर लिया। जगह तक नहीं बची। नज़ारा किसी बड़े स्टार के इंटरव्यू जैसा था, बेहद जिंदा दिल। यशवंत ठाकुर ने ऐसे नज़ारे बहुत बार देखे थे। हर इंटरव्यू उन्हें और चमकाता था, लेकिन इस बार मधुपुर के सारे मीडिया रिपोर्टरों के सामने उनका चेहरा बेहद बदरंग था। सोचते हुए कि रणवीर इमारत के अंदर देख रहे हैं, उन्होंने गहरी सांस ली और अनगिनत माइकों से कहा,
मैं यशवंत ठाकुर आज सबके सामने पिछले कुछ सालों में की गई सारी बुरी करतूतों को कबूल करना चाहता हूँ। फिर यशवंत ठाकुर ने पिछले सारे गुनाह सबके सामने बयान कर दिए। जैसे ही मुंह खोला, मौजूद सब स्तब्ध रह गए। किसने सोचा था कि ठाकुर ग्रुप की चमक के पीछे इतने खूनी राज छिपे हैं। जब लाइव सामग्री विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित हुई, पूरा मधुपुर हिल गया। 8 साल पहले याज्ञिक परिवार और कुछ अन्य प्राचीन परिवारों के नष्ट होने के साथ ठाकुर परिवार तेजी से उभरा और एक झटके में मधुपुर का नंबर 1 परिवार बन गया। सत्ता संभालने वाले यशवंत ठाकुर ने भी अपनी व्यक्तिगत शानदार यात्रा शुरू की। उसके बाद उन्होंने मधुपुर का सबसे बड़ा उद्यम ठाकुर ग्रुप अकेले बनाया। मधुपुर के व्यापार जगत में वे छा गए। अब अपनी सफलता की ऊंचाई पर यशवंत ठाकुर ठाकुर ग्रुप मुख्यालय में मधुपुर के सारे मीडिया रिपोर्टरों के सामने चमक के पीछे के गंदे राज खोल रहे थे। ये बेहद हैरान करने वाला था। वैसे तो काफी लोग जानते थे कि ठाकुर परिवार साफ नहीं है, लेकिन ठाकुर परिवार की ताकत की वजह से जानकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। सब बस ये जानना चाहते थे कि यशवंत ठाकुर इस वक्त खुद को क्यों कमजोर कर रहे हैं। ऐसे सफल व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी है उसकी इज्जत। ये काले कारनामे फैलाते ही ठाकुर ग्रुप और ठाकुर परिवार पर भारी असर पड़ेगा। एक पंक्ति वाली विला में रोशनी याज्ञिक की मौसी अभी भी पूछ रही थी, क्या यशवंत ठाकुर ने उस मरी हुई लड़की और उन गुंडों से हिसाब लिया? पता नहीं, रोशनी के मौसा ने सिर हिलाया। तुम्हारी क्या औकात है, कुछ काम के नहीं, मौसी बड़बड़ाई। फिर एक डॉइन अकाउंट खोला। अचानक धूम लिखा एक लाइव रूम उभरा। आईडी मधुपुर की मशहूर न्यूज पोर्टल की थी और दर्शक लाखों में थे। इतने लोग क्या देख रहे हैं? मौसी बड़बड़ाई। बस एक नजर डाली और वे चौंक गईं। ठाकुर ग्रुप के संस्थापक यशवंत ठाकुर मधुपुर के सारे मीडिया रिपोर्टरों के सामने अपनी पुरानी गलतियां कबूल कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? आगे जो नज़ारा दिखा उसने और ज्यादा सदमा दिया। यशवंत ठाकुर ने कबूल करने के बाद ठाकुर ग्रुप से एक जवान लड़का बाहर निकला। वो छोटा गुंडा। मौसी और मौसा एक साथ चिल्लाए। यशवंत ठाकुर सच में उस छोटे गुंडे के साथ थे। उसे देखकर उनके चेहरे पर डर तक उभर आया। ये कैसे संभव है? कल तो वो मरी हुई रोशनी याज्ञिक उन गुंडों को लेकर ठाकुर ग्रुप में हंगामा करने गई थी ना। यशवंत ठाकुर ने उनसे बदला नहीं लिया, बल्कि उनके साथ है। कोई बता सकता है आखिर हो क्या रहा है? मौसी और मौसा पूरी तरह उलझन में पड़ गए। ठाकुर ग्रुप के नीचे रणवीर के प्रकट होने के बाद उन्होंने सारे रिपोर्टरों के सामने सिर्फ एक बात कही, आज से ठाकुर ग्रुप बंद है। घोषणा के बाद रणवीर का शरीर वहां से गायब हो गया। नतीजा ये कि मौके पर मौजूद सबकी प्रतिक्रिया रुक गई और ज्यादा उन्हें पता ही नहीं था ये व्यक्ति कौन है। एक वाक्य में ठाकुर ग्रुप बंद करने की घोषणा, क्या मजाक है? ये लड़का खुद को क्या समझता है? ठाकुर ग्रुप बंद होना है या नहीं, ये वो तय करेगा। मौसी और मौसा मोबाइल पकड़े जोर जोर से चिल्ला रहे थे। किसी को नहीं पता था कि इस वक्त ठाकुर ग्रुप की इमारत के अंदर रणवीर ने ठाकुर ग्रुप बंद करने की घोषणा के बाद दफ्तर में वापसी की, जहां यशवंत ठाकुर उनके सामने घुटनों पर थे। रणवीर सर, मैंने सारे मीडिया के सामने कबूल कर लिया है और याज्ञिक परिवार से माफी का पत्र भी अखबार के ईमेल पर भेज दिया है। आज ही छप सकता है। ठीक है, अच्छा किया। रणवीर ने सिर हिलाया, फिर पलटकर चले गए। धन्यवाद रणवीर सर, जान बख्शने के लिए। यशवंत ठाकुर के दिल का बोझ आखिरकार उतर गया। रणवीर ने तारीफ की और चले गए, तो मारना नहीं चाहिए। रणवीर दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि ठंडी आवाज गूंजी, विक्रम, ठाकुर अध्यक्ष को रवानगी दे दो। जी। विक्रम ने तेजी से सिर हिलाया, फिर भूत की तरह यशवंत ठाकुर की ओर बढ़े। क्या तुम मुझे नहीं मारने वाले थे? यशवंत ठाकुर डर से कांप गए। रणवीर के शब्दों ने उनकी सारी खुशी कुचल दी। धामस्वामी ने कब कहा था कि तुम्हें नहीं मारेंगे? विक्रम ने ठंडे से थूका, फिर भूत की तरह सामने आए और बेरहमी से बड़ा हाथ जड़ दिया। धड़ाम, धम धमाके के साथ मधुपुर का नंबर 1 बादशाह मर गया। रणवीर और उनका दल। जाने के कुछ देर बाद यशवंत ठाकुर का लिखित माफी पत्र मशहूर उदयगिरी टाइम्स में छपा, वो भी सबसे प्रमुख फ्रंट पेज पर। जैसे ही छपा, उदयगिरी के स्थानीय लोग और ज्यादा हैरान रह गए। यशवंत ठाकुर को कौन सा जहर चढ़ गया है? न सिर्फ पुराने अपराध कबूल किए, बल्कि अखबार में याज्ञिक परिवार से माफी भी मांगी। याज्ञिक परिवार स्थानीय प्राचीन परिवार के रूप में 800 साल पहले ठाकुर परिवार द्वारा नष्ट किया गया था। ये राज नहीं है, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन ठाकुर परिवार बहुत ताकतवर है, इसलिए याज्ञिक परिवार को नष्ट करने के बाद भी कोई बदला नहीं ले सका। लेकिन अब यशवंत ठाकुर अचानक अखबार में माफी मांग रहे हैं, ये सच में अजीब है। मधुपुर का एक दौर का बादशाह, असाधारण कौशल वाला, अपनी मेहनत से बनाए साम्राज्य में इतनी आसानी से गलती कैसे कर सकता है? लोग सिर्फ एक संभावना सोच सकते हैं, यशवंत ठाकुर मजबूर थे, यानी कोई ताकतवर शक्ति उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। लेकिन मधुपुर की सीमा में ऐसा करने की ताकत किसके पास है? क्या वो जवान लड़का जिसने लाइव प्रसारण के बाद सारे रिपोर्टरों के सामने ठाकुर ग्रुप बंद करने की व्यक्तिगत घोषणा की थी?
इतना सोचते ही अनगिनत लोग चौंक गए। वो तो बस एक जवान लड़का है, कभी देखा भी नहीं, क्या उसके पास ठाकुर ग्रुप भंग करने की ताकत हो सकती है? क्या मजाक है? पूरे शहर में चर्चा चल रही थी। इस वक्त होटल में रोशनी याज्ञिक बेहद चिंतित थी। सुबह उठी तो पाया कि रणवीर और बाकी सब गायब हैं। वो तुरंत परेशान हो गई। पुलिस को फोन भी किया और बाहर ढूंढने भी गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। फोन करने लायक नंबर नहीं छोड़ा था, इसलिए फिर होटल लौट आए। लेकिन होटल लौटते ही वीडियो सॉफ्टवेयर पर यशवंत ठाकुर के सारे रिपोर्टरों से कबूल करने का पूरा नज़ारा देख लिया। आखिर में लाइव में रणवीर की आकृति भी दिखी और सिर्फ एक वाक्य कहा, ठाकुर ग्रुप बंद करने की घोषणा। रोशनी याज्ञिक चौंक गई। क्या यशवंत ठाकुर ने वो सब किया जो कल भाई रणवीर ने कहा था? ये बहुत अविश्वसनीय है। उसे लगा था यशवंत ठाकुर बदला लेंगे। इन शर्तों के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो मानेंगे। जब रोशनी हैरान थी तभी उसने होटल के प्रवेश से एक अखबार खरीदा, क्योंकि इस अखबार में उसने एक और हैरान करने वाली चीज देखी। अध्याय 177 मधुपुर के बादशाह का पतन। फ्रंट पेज के बीचों बीच यशवंत ठाकुर की याज्ञिक परिवार से माफी प्रमुखता से छपी थी। यशवंत ठाकुर ने सच में सब कर डाला। रोशनी याज्ञिक पूरी तरह दंग रह गई। सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि रणवीर की दोनों मांगें पूरी की। भाई रणवीर ने ये सब कैसे कर दिखाया? रोशनी कुछ समझ नहीं पा रही थी। ठीक उसी वक्त रणवीर होटल लौटे और रोशनी को लॉबी के सोफे पर अखबार पकड़े गौर से देखते पाया। नींद अच्छी आई। स्विश, ये आवाज सुन रोशनी तुरंत चौंकी, फिर सिर घुमाया। भाई रणवीर। वो अखबार लेकर दौड़कर आए, फ्रंट पेज रणवीर को दिखाया और बड़ी आंखों से जानना चाहती थी कि ये सच है या नहीं। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी तेजी से हो जाएगा, रणवीर ने नजर डालते हुए कहा। ये सच है? रोशनी आखिरकार पूछ ही बैठी। बिल्कुल, मैंने कहा था ना, याज्ञिक परिवार का बदला मैं साथ में ले लूंगा। ये तो बस शुरुआत है। भाई रणवीर, तुम सच में कमाल हो। यशवंत ठाकुर जैसा ताकतवर भी तुम्हारी सुनता है। रोशनी की आंखें चमक रही थीं, पूरी तरह भूल गई कि रणवीर ने बाद में कहा था कि ये सिर्फ शुरुआत है। यशवंत ठाकुर क्या चीज है? हमारे बॉस बोले तो मधुपुर का मार्क्विस भी। विक्रम ने इतना कहते ही अचानक रुक गए, लगा कुछ गलत बोल दिया। मार्क्विस आए तो क्या? रोशनी ने पूछा। मार्क्विस आए तो भी हमारे बॉस का साथ देना पड़ेगा। यशवंत ठाकुर ने इतने पाप किए जो? विक्रम ने अचानक प्रेरणा पाकर हंसते हुए कहा। मैं तो सोच रही थी तुम कहोगे कि भाई रणवीर बोले तो मार्क्विस भी सुनेंगे, वरना वो बहुत डरावना होता। रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा। मासूम रोशनी को देख विक्रम सच में रोक रहे थे। उन्हें सीधे बताने का मन था कि सिर्फ मार्क्विस ही नहीं, शिखर संसद के बुजुर्ग भी धामस्वामी को देखकर अपनी धार कुंद कर लेते हैं। चलो पहले कमरे में चलें, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। कमरे में लौटकर आराम करते ही काले कपड़ों वाले आदमियों का एक दल ठाकुर परिवार की ओर बढ़ा। जल्दी ही एक खूनी दावत शुरू हो गई। जो बेगुनाह हैं वो जा सकते हैं। ठाकुर परिवार के सारे सदस्य यमलोक जाएंगे। ठाकुर परिवार के पास युद्ध कला की ताकत के दो बड़े रक्षक थे। एक था बलदेव ठाकुर, दूसरा था सूर्यकांत ठाकुर। लेकिन इनमें से एक पूर्व देश में मरा, दूसरा ठाकुर ग्रुप के अंदर। वर्तमान ठाकुर परिवार में युद्ध कला विशेषज्ञों की रक्षा नहीं थी। साधारण अंगरक्षक पूरे परिवार की रक्षा नहीं कर सकते। हमला करने वाले काले कपड़ों वाले सब रुद्रधाम के सदस्य थे। केवल यशवंत ठाकुर की मौत ही अंत नहीं हो सकता था। उड़ान ग्रुप से सांठगांठ, रणवीर के नियंत्रण वाले उद्यमों पर हमला और रक्तचंद्र से मिलकर उन्हें मारने की साजिश, ये पहले ही रणवीर की लकीर पार कर चुका था। जो उनका दुश्मन बनेगा उसे बिना रहम मारा जाएगा। खासकर अब जब रणवीर को पता है कि ठाकुर परिवार ने याज्ञिक परिवार को भी बेरहमी से कब्जाया था। वे ठाकुर परिवार को पूरी तरह मिटाने पर और भी दृढ़ थे। रुद्रधाम की सेना की ताकत से ज्यादा वक्त नहीं लगा। ठाकुर परिवार खंडहर बन गया और ठाकुर ग्रुप भी उसी दिन ढह गया। मधुपुर पर कई साल राज करने वाला ठाकुर परिवार का साम्राज्य जैसे नौवें आसमान का देवता था, लेकिन एक दिन में गिरकर पूरी तरह गायब हो गया। खबर फैलते ही 10 मिलियन आबादी वाली उदयगिरी शहर हिल गई। फिर पूरा मधुपुर। ठाकुर परिवार का पतन निस्संदेह युग बदलने वाली घटना थी। लोग और ज्यादा उत्सुक थे कि ये किसने किया। क्या सच में वो जवान लड़का? और ठीक उसी वक्त किसी ने उस दिन का वीडियो देख लिया। अचानक कुछ भयानक पता चला। रणवीर रायचंद। जिस जवान ने ठाकुर ग्रुप बंद करने की घोषणा की वो रणवीर रायचंद है। रणवीर रायचंद, पूर्व देश वाला रणवीर रायचंद, रुद्रधाम का धाम स्वामी। जब खबर तेजी से फैली, मधुपुर के सब लोग सदमे में आ गए। ठाकुर ग्रुप ने लोहे की ईंट किक की थी। ... होटल के अंदर रोशनी याज्ञिक ने ये सारी बातें जानने के बाद उत्साह से अनगिनत ऑनलाइन न्यूज ब्राउज की और आखिरकार पुष्टि हो गई। ठाकुर ग्रुप और ठाकुर परिवार खत्म हो गए। ठाकुर परिवार से जुड़ी हर चीज उदयगिरी शहर से तेजी से गायब हो रही थी। भाई रणवीर, जरूर भाई रणवीर। रोशनी को तुरंत याद आया कि पहले होटल लॉबी में भाई रणवीर ने एक वाक्य कहा था कि यशवंत ठाकुर से वो 2 काम करवाना सिर्फ शुरुआत है।
और अब ठाकुर परिवार का विनाश असली नतीजा है। लेकिन ये बहुत अविश्वसनीय है। वो जितनी जल्दी हो सके रणवीर को ढूंढने दौड़ी। खट खट खट, दरवाजे पर पागलों की तरह दस्तक। भाई रणवीर, ठाकुर परिवार नष्ट हो गया। रणवीर ने दरवाजा खोला, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ये ठाकुर परिवार का हक था। इस वाक्य ने एक चीज साबित कर दी। तो ठाकुर परिवार, इतना मत पूछो, वैसे भी ठाकुर परिवार नष्ट हो गया, बाद में मैं इंतजाम करूंगा, याज्ञिक परिवार की सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा, रणवीर ने हल्के से कहा। ठीक है, रोशनी ने सुन्न होकर सिर हिलाया। पहले ही सदमे में अपनी सामान्य बुद्धि खो चुकी थी। हालांकि रणवीर ने सीधे कबूल नहीं किया, लेकिन उनके शब्दों ने सब साबित कर दिया। रोशनी के जाने और अपने कमरे में लौटते ही उसे एक कॉल आई। उसकी मौसी की थी। सोचने के बाद भी उठा लिया। कुछ काम है रोशनी? कल मैं थोड़ी जल्दबाजी में थी, लेकिन वो भी तेरे भले के लिए। आखिर ठाकुर परिवार बहुत ताकतवर है। तूने कहा था तेरे माता पिता की सिर्फ एक बेटी बची है। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो हमें बहुत दुख होता। इसलिए मौसी से नाराज मत होना। आज मैं कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी, बाद में आ जाना। हाँ, अपने उन दोस्तों को भी ले आना, मैं खुद उनसे माफी मांगूंगी। फोन पर मौसी की आवाज बेहद कोमल थी और रोशनी सुनकर सिर्फ ठंडा हंस पाए। भले के लिए कहने की हिम्मत कैसे? तब उन्हें गोद लिया था सिर्फ माता पिता की छोड़ी शेयर्स की लालच में। और कई साल उनकी मौसी के घर में कितने गंदे और थकाऊ काम किए थे। ये मेहनत उनकी गोद लेने की कृपा की भरपाई के लिए काफी थी। तुम मेरे माता पिता का नाम लेने लायक नहीं और मैं फिर तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, रोशनी ने ठंडे स्वर में कहा। रोशनी, तू ऐसा कैसे बोल सकती है? आखिर बीप बीप टिल्ड। रोशनी ने सीधे फोन काट दिया। जल्दी ही मौसी ने फिर कॉल किया और मौसा ने बारी बारी से। रोशनी ने गहरी सांस ली और आखिरकार फैसला कर उनके सारे नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिए। सच में मुश्किल वक्त में ही पता चलता है कौन भरोसेमंद है। कल की घटना के बाद उसने अपनी मौसी और मौसा को पूरी तरह देख लिया था। विलाओं की पंक्ति में रोशनी का फोन न लगने पर मौसी गुस्से से पागल हो गईं। वो मरी हुई लड़की ने जरूर मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, हरामजादी। चुप करो, ठाकुर ग्रुप और ठाकुर परिवार सब नष्ट हो गए। वो जरूर उस लड़के ने किया होगा जो उसके साथ था। सोचो कल वो कितना ताकतवर था, एक लात से सीढ़ियां तोड़ दी। मौसा सदमे में बोले। ठाकुर परिवार के नष्ट होने की खबर सुनकर दंपति घर में छिपे थे और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। डर था कि रणवीर बदला लेने आएंगे। हाय, पति की बात सुन मौसी का दिल धड़क गया। उन्होंने खुद को थप्पड़ मारा। सब मेरी जल्दबाजी और जबान की गलती। अगर दूसरी ओर सुन लिया तो उनकी जान भी नहीं बचेगी। अध्याय 178 शक देश में हलचल। अब पछताने से क्या फायदा? अगर तूने बखेड़ा न किया होता तो हम रोशनी का अपमान न करते। ठाकुर परिवार को मिटाने वाला कोई साधारण ताकतवर नहीं। अगर हम जल्दी उसका पक्ष ले लेते तो आज डिटैच्ड हवेली में रहते, पंक्ति वाली में नहीं। मौसा ने अफसोस जताया। मुझे कैसे पता था कि ऐसा होगा? मौसी रोने को हो आईं। किसी से संपर्क करवा नहीं सकते रोशनी से। रोशनी ने हमें ब्लॉक कर दिया है। फिर परेशान किया तो वो लड़का हमें सब मार डालेगा। मौसा गरजे। ये सुनते ही मौसी की आंखें मध्यम पड़ गईं। वो फर्श पर बैठ गईं, कांपती हुई। ... जबकि उदयगिरी शहर अभी ठाकुर परिवार के विनाश से उबर रहा था, समुद्र पार शक देश में उससे बड़ी आंधी उठ रही थी। विश्वसनीय सूत्रों ने पुष्टि की कि रक्तचंद्र का पूरा दल आर्यावर्त में मारा गया, इशिता नागपाल समेत। नागपाल परिवार भी इसे दबा नहीं सका। असर बहुत बड़ा था। रक्तचंद्र शक देश का सर्वोच्च हत्यारा दल था। प्रभाव में ये हर स्थानीय तलवार कला स्कूल से आगे था। कोई प्राचीन कुल या अमर संप्रदाय उसकी तलवारबाजी से नहीं टिकता था। ऐसा ताकतवर संगठन आर्यावर्त में मिट गया, कोई वापस नहीं आया। ये भूकंप से कम नहीं था, पूरे देश को हिला दिया। और केंद्र था नागपाल परिवार। रक्तचंद्र उनका था, उसके स्वामी इशिता नागपाल उनकी छोटी बेटी थीं। दल का विनाश और इशिता की मौत ने नागपाल परिवार पर बिजली गिरा दी। हर कुल सदस्य की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। हर्षवर्धन नागपाल खुद को कमरे में बंद कर लिए। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सिर्फ गरज और फर्नीचर टूटने की आवाजें गूंज रही थीं। खिड़की पर छाया किसी राक्षस की तरह चीख रही थी। कोई परिवार सदस्य पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब डर से कांप रहे थे। कुलपति गुस्से में थे। उनका गुस्सा कभी इतना भयानक नहीं रहा था। उनके दो वारिस थे, बेटा रायली कैपिटल का बड़ा पूर्व क्षेत्र प्रमुख, जो आर्यावर्त की ओर हर योजना संभालता था। वहां सफलता मिलती तो तरुण नागपाल को बड़ा पुण्य मिलता और भविष्य का कुलपति पद। इशिता नागपाल ने बचपन से बेजोड़ प्रतिभा दिखाई। युद्ध कला पर कदम रखते ही कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े। 20 साल की उम्र में शक्ति राजा स्तर की मास्टर बन गईं। रक्तचंद्र की कमान संभाली, दुश्मनों का कत्ल किया, भयंकर किंवदंती गढ़ी। लेकिन कुछ ही दिनों में दोनों वारिस। हर्षवर्धन नागपाल का क्रोध कल्पना से परे था। उनकी गरज पूरे दिन चलती रही। संध्या में लाल सूरज के नीचे आखिरकार दरवाजा खुला।
हर्षवर्धन नागपाल पागल जैसे खड़े थे, बाल बिखरे हुए। कुलपति अनगिनत अनुचर घुटनों पर गिरे, एक स्वर में चिल्लाए, रणवीर रायचंद। उन्होंने नाम बुदबुदाया, फिर अचानक फट पड़े। रणवीर रायचंद ने इशिता को मारा, मैं उससे योंग हेंग दुश्मनी की कसम खाता हूँ। उनकी तीखी चीख ने लाल बादलों में कौवों को उड़ा दिया। रणवीर रायचंद ने किया। सदमा नागपाल परिवार में फैल गया। आखिर तरुण नागपाल भी रणवीर के हाथों मरा था। किसने सोचा था कि इतनी भयानक ताकत वाली छोटी बेटी इशिता भी उसके हाथों मरेगी। हम आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। रणवीर रायचंद को मारने के लिए कोई कीमत नहीं देखेंगे। आवाजें गूंजी। इशिता मारी गई, तुम में से कोई उससे टिक नहीं सकता। हमें सच में विशेषज्ञ चाहिए। हर्षवर्धन शांत हुए। लेकिन छोटी बेटी इशिता पहले ही हमारे देश की सर्वोच्च योद्धा थी, उससे ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है? एक कुल सदस्य ने पूछा। इशिता सर्वोच्च स्तर की थी, अद्वितीय नहीं, निश्चित रूप से किंवदंती नहीं। हर्षवर्धन ने दांत पीसे। किंवदंती, ये शब्द सुन हर आंख में उत्साह की चिंगारी जली। सब एक नाम सोच रहे थे। देश भर में सिर्फ वही उस खिताब के लायक थे। कुलपति, आपका मतलब? कोई पुष्टि करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शमशेर सिंह। नाम लेते ही हर्षवर्धन के चेहरे पर श्रद्धा उमड़ आई, जैसे किसी देवता के सामने। सबके मुंह से हाय निकली, दिल धड़के, रोंगटे खड़े हो गए। जैसा सोचा था वही। शमशेर सिंह, केवल वही किंवदंती का खिताब सह सकते थे। 80 साल से शक देश के सर्वोच्च तलवारबाज, उन्होंने पूरा युग ढक लिया। उनकी तलवार कला चरम पर थी, जैसे तारों पर चल रहे हों। हालांकि जंगल से लंबे समय से गायब, उनका नाम अभी भी हर शक तलवारबाज के ऊपर चढ़ाई न कर पाने वाली चोटी जैसा है। 80 साल की आंधियां एक तलवार से शांत की। वो हर तलवारबाज का सपना है और हर तलवारबाज के देवता। इशिता नागपाल उनकी अंतिम शिष्या थीं। शिष्या मारी गई। शमशेर सिंह चुप नहीं बैठेंगे। हर्षवर्धन ने गरज कर कहा, देश के किंवदंती तलवारबाज को बुलाओ, रणवीर रायचंद मरेगा। गरज से पूरा आंगन हिल गया। ऊपर के लाल बादल खून जैसे उबलने लगे। ... आर्यावर्त, उदयगिरी शहर। सूर्यास्त शानदार चमक रहा था। शहर को सोने की रेशमी चादर उड़ा रहा था। रणवीर होटल की बालकनी पर खड़े थे। उदयगिरी समुद्र के किनारे है, यहाँ से समुद्र सोने जैसा अंतहीन फैला था। धाम स्वामी, विक्रम पीछे प्रकट हुए। खबर? रणवीर ने बाहर देखते हुए पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया। विश्वनाथ सिंह का पता भूत जैसा है। 10 साल पहले सेवानिवृत्ति के बाद पुराने साथी भी शायद ही मिलते हैं। उनके पीछे कोई है, अकेले वे रायली से साझेदारी नहीं कर सकते थे। देखे गश्ती विभाग से कुछ पता चलता है या नहीं? रणवीर ने शांत स्वर में कहा। और वे 2 नकाबपोश, कोई पहचान नहीं मिली। हर डेटाबेस में चेहरा स्कैन करने पर खाली। विक्रम ने भवें से कुड़ी, ऐसी पूरी खालीपन दुर्लभ था। छाया हत्यारे, जन्म लेते ही उनकी फाइलें मिटा दी जाती हैं। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। यकीन था कि विश्वनाथ सिंह के पीछे वाली ताकत भयंकर है और बेहद गुप्त, वरना इशिता और विश्वनाथ सिंह चुपचाप मौत नहीं स्वीकार करते। धाम स्वामी, एक चीज मुझे हैरान कर रही है, विक्रम ने सिर खुजाते हुए कहा। बोलो। विश्वनाथ सिंह को क्यों छोड़ा और गश्ती विभाग के हवाले किया? थोड़ी सीख मनाने से कुछ राज खुल सकते थे। रणवीर ने सिर हिलाया। मुझे यकीन है कोई यातना से भी वो नहीं बोलता। मेरे पास दूसरी योजना है। उन्होंने विस्तार नहीं किया। विक्रम और ज्यादा उलझन में पड़ गए। आगे नहीं पूछा। उनका काम सिर्फ आदेश पालन था। हाँ, रणवीर को याद आया, जयपुर में लक्ष्मण चतुर्वेदी पर नजर रखने में कोई प्रगति